आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। यानी ये डेरिवेशन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप 3 मिनट वीडियो पे जरूर टाइम दें और देखें ये जो वीडियो है आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। और ये जो वीडियो है यानी ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड 2026 में 100% चांस है पूछेंगे। आपको भी पता है कि एक छोटा सा चैनल सुमित सर फिजिक्स जहां पे A to Z क्वेश्चन 100% गारंटेड रहता है। इसलिए चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्निफिकेशन एंड ड्रॉ रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसके बाद उसके मैग्निफिकेशन को बताना है, यानी मैग्नीफाइंग पावर को बताना है, और तीसरा यानी इमेज जो बनेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा उसका हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते किसको है। याद कीजिए कि आपने कभी लेबोरेटरी में देखा होगा क्या, तो एक इमेज मतलब एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और कैसा ऑब्जेक्ट, माइक्रो पार्टिकल यानी बहुत छोटा सा पार्टिकल को देखने के लिए जो हम यूज करते हैं जिसका नाम क्या है आपका माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है आपको पहले इसको समझते हैं। तो क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज, या सीधे लिख सकते हैं यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज। तो है कोई भी इमेज को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, किसको, नियर बाई ऑब्जेक्ट को, नहीं नजदीक में जो वस्तु होता है उसको। जैसे याद कीजिए टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इनफाइनाइट पे, लेकिन माइक्रोस्कोप में नियर में होता है। इसलिए हम बोले कि जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करके देखने के लिए, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन जो इसी को तो एक्सप्लेन करना है, कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन जो बनावट होता है वो कैसा होता है। तो आपको याद कराने के लिए पहले एक डायग्राम बताते हैं। जैसे आप लोग कभी डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर में चाहे स्कूल में आप लोग देखे होइएगा, ठीक, लेबोरेटरी इस तरह से, जिसमें क्या होता है, इस तरह से होता है क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसे जो स्टैंड पे रहता है आपका, ठीक है, इस तरह से। यहाँ देखते हैं कि आई को हम लोग कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, यहां पे। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह के लेंस होते हैं। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर बोले तो कितने तरह के लेंस होते हैं, दो तरह के। एक आंख के पास रखते हैं उसको हम आई लेंस बोलते हैं, और जिधर वस्तु है एक उधर रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आई लेंस होता है, आई लेंस जहां पे आंख रहता है वहां पे उसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, और जहां पे वस्तु होता है यानी वस्तु कैसा है, छोटा है, इसलिए उसका फोकल लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट को पहले समझते हैं। क्या करा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में देखिए, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट टू कन्वर्जिंग लेंस। कितना कन्वर्जिंग लेंस, टू कन्वर्जिंग लेंस, यानी दो कन्वर्जिंग लेंस। वन ऑफ देम इज कॉल्ड आई लेंस एंड अनदर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब एक को बोलते हैं आई लेंस और दूसरा को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। आई लेंस हैज लार्जर फोकल लेंथ देन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। मतलब समझ रहे ना कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, आई लेंस यानी आई का जो फोकल लेंथ होगा ऑब्जेक्टिव से जो फोकल लेंथ होगा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। एंड बोथ आर क्या रहेगा, बोथ आर हेल्ड को एक्सियली, यानी बोथ आर हेल्ड को एक्सियली, ठीक है, बोथ आर हेल्ड को एक्सियली। इस तरह दोनों एक ही एक्सिस पे रहते हैं, इस तरह से। तो आप क्या होता है समझ गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब चलिए लेंस होता है एक ऑब्जेक्टिव और एक आई लेंस, इसलिए हम एक बड़ा लेंस बना दिए और एक छोटा लेंस बना दिए, और दोनों कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग। दोनों कैसा होता है, कन्वर्जिंग, ठीक है। तो ये मेरा आई लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको हम ओ बोल दिए, इसके ऑप्टिकल सेंटर को। ये आई लेंस है तो इसको हम क्या बोल दिए, ई बोल दिए, इस तरह से, ठीक है। लेंस है यानी जिधर वस्तु रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इस तरह से लिख दिए, ये मेरा क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस था। और इसको बोले हम लोग तो इसको क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। यानी क्या है, आई लेंस, जिधर आंख रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आई लेंस। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इस तरह से ऑब्जेक्ट को रख दिए। आपको दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए, रख दिए। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक रे को पैरेलल ले जाइए, पैरेलल ले जाके बीच में क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक रे को यहां से ले जाना है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से ले गए। तब तक आगे बढ़ाइएगा जब तक इसके हाइट से थोड़ा बड़ा ना हो जाए। यानी इससे जैसे ही बड़ा अगर हो गया तो आपको क्या करना है, रुक जाना है। क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि इससे भी नीचे चल जाए, क्योंकि इसका जो ये जो ऑब्जेक्ट था, इसका जो इमेज बनेगा वो इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों रे को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। दोनों रे को क्या करेंगे, मिला दिए। यानी यहाँ बन गया मेरा इमेज, क्या बन गया, यहाँ बन गया मेरा इमेज। यानी इस तरह से इसका क्या बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक है। यहाँ जो देख रहा है इसका इमेज बन गया।
ठीक है, किसका इमेज बन गया, वो जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए ये मेरा इमेज बन गया, इस तरह से इमेज बन गया, इसको तीर को दिखा दीजिए कि ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ए बी क्या था, ऑब्जेक्ट था, इस तरह से। अब देखिए ये जो सी डी बना, ये क्या बना, मेरा इमेज बना, इस तरह से सी डी क्या बना, इमेज। यहाँ पे जो है ए बी का जो इमेज बना सी डी, और सी डी जो होगा इस लेंस के लिए एक वस्तु का काम करेगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक रे को क्या ले जाएंगे, पैरेलल ले जाएंगे, और फिर लेंगे हम लोग क्या, व्हाइट कलर ले लेते हैं, यानी व्हाइट में इस रे को हम ले जा रहे हैं, पैरेलल ले गए, पैरेलल ले जाके आके बीच में जाके रुकेगा इस तरह से। अगला जो है उसको हम क्या करेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, आपके पास अगर स्केल होगा तो स्केल ले लीजिएगा, और स्केल को ले आकर आप क्या कीजिएगा, स्केल को लाकर हम लोग क्या करेंगे, आसानी से क्या कीजिए, एक रे को खींच दीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए, स्केल से खींच दिए, इस तरह से ये मेरा रे चला गया। ठीक है, अब चलिए इस स्केल को यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए, एक रे को, जो इमेज जो बना यहाँ से हम लोग एक रे ड्रॉ कर दिए इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर इस रे को हम ले जाएंगे, और ये जो रे जो है यहाँ से गया ऐसे। अब आपको लग भी रहा है कि ये इधर कभी नहीं मिलेगा, यानी और क्या हो जाएगा, ये फैलते चला जाएगा, ये कभी मिलेगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, जबरदस्ती मिलाएंगे। कहाँ मिलाएंगे, तो इधर मिलेगा, वो किधर मिलेगा, तो इधर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जबरदस्ती इधर बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, इसको जबरदस्ती इसको भी बढ़ाएंगे, और यहाँ पे बन गया इसका मेरा फाइनल इमेज। यानी ये जो मेरा बन गया क्या, इसका फाइनल इमेज बन गया, जिसका नाम दे दिए ए डबल डैश और बी डबल डैश, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से जो थोड़ा डायग्राम जो है, इस डायग्राम को आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप सुधार भी कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए हम क्या किए, इसी तरह से लिख दे रहे हैं। आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से तो हम लोग ले ही गए हैं, और इसके बाद आपको डायरेक्ट इधर समझिए, आगे ले जाइएगा इस तरह से। ठीक है, उधर मिलेगा नहीं, तो इसको हम क्या किए, जबरदस्ती यहाँ से मिला दिए इस तरह से, जबरदस्ती क्या किए हम लोग, इसको मिला दिए हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल इमेज। अब क्या लिखिएगा, समझिए, अब लिखिएगा क्या, ये ऑब्जेक्ट था, किससे, ऑब्जेक्टिव लेंस से, थी। इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, यानी यू नॉट बोलेंगे, क्योंकि यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव से इसलिए यू नॉट बोलेंगे। ये बना इसका इमेज, इसलिए यहाँ से दूरी जो है इसको क्या बोलेंगे, वी नॉट, क्या बोलेंगे, वी नॉट बोल देंगे। ठीक है, ये जो मेरा जो ये जो आई था, इस आई लेंस से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, यानी क्या बोलेंगे, यू ई बोल देंगे, क्या बोल देंगे, यू ई बोल देंगे, क्योंकि यू ई बोल देंगे, यानी आई लेंस से इसका दूरी को यू ई बोल दिए। अब जो ये मेरा बना इमेज, इसको हम क्या बोल देंगे, वी ई बोल देंगे, इस तरह से, क्योंकि ये फाइनल इमेज बना किसी आइलैंड से बना, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे यू ई क्या है, इस चीज को लिख दीजिएगा, यू नॉट क्या है, इसको लिख दीजिएगा, वी नॉट क्या है, ये लिख दीजिएगा, वी ई क्या है, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यू नॉट क्या है मेरा, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहाँ से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, फ्रॉम क्या, आइलैंड, फ्रॉम आइलैंड, यानी आइलैंड से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आइलैंड। यदि वी नॉट को बोले तो क्या बोलेंगे, और इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वी नॉट को हम क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, फिर इसको क्या बोलेंगे, आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम क्या बोलेंगे, बताइए, फ्रॉम क्या बोलेंगे, आई लेंस, क्या बोल देंगे, आई लेंस, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या बोल दीजिएगा, इसको क्या बोलिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। इसे पेज भी भर जाएगा, पहले ही कंस्ट्रक्शन बना दीजिएगा, उसके बाद इसको लिख डालिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको भले साफ कर देते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं, तो इसलिए इसको हम साफ कर देते हैं, और इसी पेज पे हम लिखने वाले हैं। ठीक है, इसका मैग्नीफाइंग पावर बताना, कि अब मैग्नीफाइंग पावर इसका क्या होगा, इस चीज को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो डायग्राम है, इस ए बी को फिर से हम उठाकर यहाँ ले आए, फिर से क्या किए, उठाकर क्या किए, देखिए सबसे पहले क्या किए, इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, इस बाद में इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, अलग लिख दीजिएगा। इसको क्या किए हम यहाँ पे, सबसे पहले क्या किए, इस ए बी को यहाँ पे ले आए। ठीक है, इसको नाम दे दिए बी, और ये ऑलरेडी क्या था, ए डबल डैश, क्या था, ए डबल डैश। अब इसको हम क्या किए हैं, इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से क्या किए, इसके साथ क्या किए आप, ज्वाइन कर दिए, इसके साथ ज्वाइन कर दिए, और ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम थीटा नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा नॉट। ठीक है, और ये जो यहाँ बना मेरा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थीटा, क्या बोलेंगे, थीटा, यानी ए आई के साथ। देखिए, अब हमको निकालना क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर। अगला क्वेश्चन है, क्या निकालना है हमको, मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालना, यानी एमपी निकालना है। तो एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन
थीटा नॉट, इस तरह से थीटा अपॉन थीटा नॉट। यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा जो मेरा है वो जो है खुली आंख से ना देखकर इंस्ट्रूमेंट लगा के जब देख रहे हैं, और वो जो इमेज के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे। और थीटा नॉट क्या है, जब बिना चश्मा का देख रहे हैं, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, यानी एंगल जो बन रहा है आई के साथ, जो बिना इंस्ट्रूमेंट के साथ, आई बिना इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। तो अब चलिए हम निकालते हैं, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ए डबल डैश बी, और क्या लिख देंगे हम लोग ई, इस तरह से। इस ट्रायंगल में आपको बोले कि tan थीटा नॉट बताइए कितना होगा, तो tan थीटा नॉट कितना हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ए डबल डैश बी अपॉन ए डबल डैश क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से इन ट्रायंगल निकालने जा रहे हैं, तो देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, ए डबल डैश, इसका नाम पड़ जाएगा बी डबल डैश, क्या पड़ जाएगा, बी डबल डैश, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश और ई। इस ट्रायंगल में देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश इन ई, तो क्या हो जाएगा इसमें tan थीटा, जैसे यहाँ आप लिखिएगा बउआ, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका बेस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए डबल डैश ई, इस तरह से हो जाएगा। यानी ये मेरा इक्वेशन जो है, ये मेरा इक्वेशन आ गया इस तरह से, tan थीटा आ गया और tan थीटा नॉट आ गया। अब हमको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें कि tan क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन थीटा नॉट, क्या होता है, थीटा अपॉन थीटा नॉट, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे थीटा जो है, थीटा नॉट है आर वेरी स्मॉल, इसलिए tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर, tan थीटा नॉट के बराबर, इसलिए एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, थीटा के बराबर, थीटा इक्वल टू क्या लिख दिए, tan थीटा, और थीटा नॉट इक्वल टू tan थीटा नॉट, इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एम पी का tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे ही tan थीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आया था, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन क्या आया था, ए डबल डैश ई, इस तरह से, ठीक है, ए डबल डैश ई, और tan थीटा क्या आया था, ए डबल डैश बी अपॉन क्या आया था, ए डबल डैश ई, इस तरह से। देखिए जैसे ही हम लोग देख रहे हैं तो मेरा आ गया क्या, देखिए आया था tan थीटा क्या आया था, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ई, और ऊपर में आया था tan थीटा नॉट क्या आया था, ए डबल डैश बी अपॉन ए डबल डैश ई, इस तरह से। तो हम लोग रख दिए, और यहाँ से जैसे ही हम लोग क्या किए रखे, तो क्या आया मेरा, इस तरह से आ गया। अब इसको जैसे ही आप लोग काटना स्टार्ट कीजिएगा बुआ, तो ए डबल डैश ई से कट जाएगा, और यहाँ से मेरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एम पी इक्वल टू आ जाएगा मेरा क्या, ऊपर में बच गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन क्या बच गया, ए डबल डैश, यहाँ पे ए डबल डैश बी। अब हम लोग जानते हैं क्या, तो ए डबल डैश जो बी जो है ये बराबर है किसके, ए बी का, ये क्या है, बराबर है ए बी का। कैसे, तो देखिए कैसे, तो देखिए इस डायग्राम में ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए डबल डैश बी के, इस तरह से, इसी को तो बढ़ाए थे आगे इलोंगेट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप जैसे ही रखिएगा एम पी का फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी के जगह पे सीधे ए बी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ए बी लिख दिए, इस तरह से ए बी लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए जो मेरा एम पी जो आया, उस एम पी में ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, गुने क्या कर देंगे, ए डैश बी डैश, अपना से क्या किए, ए डैश बी डैश से गुना भी कर दिए और भाग कर दिए। जैसे ही गुना करके आप भाग कीजिएगा, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा बताइए, एम पी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, एम पी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ए डबल डैश बी डबल डैश, और इधर कर दीजिए डैश वाला को इधर कर दीजिए, यानी ए डैश बी डैश, इधर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, बाई क्या हो जाएगा, ए बी, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये हो गया, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश ये हाइट ऑफ इमेज है, किसके द्वारा, ये आइलेंस के द्वारा जो इमेज बना वो है, ठीक है। और यहाँ जो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं आपका, इस तरह से जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो मेरा देख रहा है कौन सा, ए डैश मान लीजिए, यहाँ पे जो ए डैश, इसको मान लीजिए ए डैश है, इसको मान लीजिए बी डैश, इस तरह से ये जो सी डी माने थे ए डैश बी डैश। और यहाँ जो देख रहे हैं आपको, ये जो मेरा इमेज, ये था क्या था, ऑब्जेक्ट, क्या था, ऑब्जेक्ट, इसके लिए देख रहे हैं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मेरा क्या बन गया, इमेज, क्या बन गया, इमेज, ये मेरा क्या बन गया, देखिए ये मेरा इमेज था और ये क्या था, ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बाई बी डैश, किसका मैग्निफिकेशन हो गया, इस आइलेंस का, किसका हो गया, आइलेंस का, क्या हो गया, आइलेंस का। तो इसको हम क्या बोल देंगे, किसका मैग्निफिकेशन हो गया, आइलेंस का, तो एम ई लिख दिए। और ये देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये क्या बना, इस ऑब्जेक्ट का क्या बना, ये इमेज बना था, क्या बना था, इमेज। तो इमेज डिस्टेंस अपॉन इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, यानी
हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये मैग्निफिकेशन किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया। ये मैग्नीफाइंग पावर का एक छोटा सा जनरल फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग केस लेंगे हम। अब केस में क्या करेंगे, देखिए केस 1, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी इट डी, यानी फाइनल इमेज डी पे बनता है, यानी v का वैल्यू हो गया अगर d, यानी v इमेज डिस्टेंस हो गया माइनस d लिख दिए, तो वहां से फिर क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे me आ जाएगा कितना, 1 प्लस डी बाई एफ, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव का जो मैग्नीफाइंग पावर जो लिखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव का वो क्या लिख दीजिएगा आप, ये वी नॉट बाई यू नॉट, ये माइनस में क्योंकि इन्वर्टेड बना था, रखे तो ऊपर बना नीचे, तो इसमें क्या हो गया माइनस में, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमको एमपी का फॉर्मूला बताना है, तो एमपी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है आपका, एम नॉट इंटू एम ई, इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, एमपी के जगह पे क्या करेंगे, एम नॉट के जगह पे रख देंगे माइनस वी नॉट अपॉन क्यू नॉट इंटू क्या रख देंगे 1 प्लस डी बाई एफ ई, इस तरह से मेरा आ गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मेरा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फॉर्मूला मेरा आ गया एमपी का, ठीक है। केस 1, फिर केस 2 लेंगे। केस 2 क्या लेंगे, देखिए कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, कहाँ पे इमेज बना, फाइनल इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे होंगे, फोकस पे। फाइनल इमेज जो आई के द्वारा जो बनता है ना, मतलब आई लेंस के द्वारा, तो इन्फिनिटी पे बना, तो इमेज कहाँ रहा होगा, फोकस पे, इस तरह से। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से मैग्निफिकेशन आ जाएगा क्या, डी अपॉन एफ ई, और एम नॉट तो फिर क्या हो जाएगा, एम नॉट में कोई छेड़छाड़ नहीं, माइनस बी नॉट बाई यू नॉट, तो यहाँ से फिर एम पी का फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा क्या, एम ई इंटू एम नॉट, इस तरह से, ठीक है। चाहे एम नॉट इंटू एम ई कुछ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, एम नॉट इंटू एम ई, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका डी बाई एफ ई, इस तरह से लिख देंगे। ये मेरा 2 फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का, जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तब, और जब इमेज क्या बनेगा, डी पे बनेगा तब। आई होप कि ट्रांसफार्मर जो है 2021 में पूछे थे, 2022 में पूछे थे और 2017 में पूछे थे। इस बार जो चांस है ये ज्यादा पूछने का चांस है, इसलिए आप लोग रेडी हो जाएं और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें और एक कॉपी में लिख ले। आपको हम बार बार बोलते हैं कि आप एक ऐसा कॉपी जरूर बनाइए कि एग्जाम से एक दिन पहले जरूर पढ़ के जाएं। उस कॉपी में जितना भी इंपॉर्टेंट है उसको लिखते चलिए। तो क्वेश्चन आखिर में है क्या, देखिए कि विथ द हेल्प ऑफ, अलग अलग यहाँ पे लिखा है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, विथ द हेल्प ऑफ क्या, नीट एंड लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी उसके बाद उसका वर्किंग, उसका प्रिंसिपल और उसके डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। ये 2022 और 2017 में पूछे जा चुके हैं। अब 2026 में इसको कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि लाइव में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो हम करवा ही देते हैं, अब आपको जो है आपको वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो में हम इसको भी कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले डिफिनीशन लिख दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर एक्चुअल में है क्या। आप मोहल्ले गांव में देखी हुई एक ट्रांसफार्मर, वही ट्रांसफार्मर एक्चुअल में बोलते किसको है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करता है। यानी क्या है, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, यह एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई अल्टरनेटिंग करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो अल्टरनेटिंग करंट। यानी क्या समझे कि वो लो वोल्टेज को हाई करता है या हाई वोल्टेज को लो करता है, ठीक है। जहां पे वोल्टेज लो होगा वहां करंट क्या होगा, हाई होगा। तो ये बोले एक ऐसा डिवाइस जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को यानी हाई अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देता है हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी लो अल्टरनेटिंग करंट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर, चाहे उसका हम उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा। देखिए यहाँ पे तो सीधे समझिए, सिंपल लिखिए कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड फ्रॉम हाई टू लो, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो है इट इज ओनली वर्क फॉर AC, इट इज नॉट वर्क फॉर DC। ट्रांसफार्मर जो है वह DC के लिए यूज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि सेल का बैटरी लाए 10 वोल्ट का, हम चाहेंगे उसको 15 वोल्ट बनाना, तो उसके लिए नहीं हो पाएगा, यानी DC के लिए यूज नहीं होता है। यह सिर्फ किसके लिए काम होता है, इट वर्क्स ओनली फॉर किसके लिए, इट वर्क्स ऑन AC। किस पे काम करता है, AC पे काम करता है, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल लिख दीजिएगा कि प्रिंसिपल क्या है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है कि जिसमें 2 कॉइल होता है, प्राइमरी यानी प्राइमरी कॉइल में यदि हम फ्लक्स को बदलते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाता है फैराडे लॉ से। देखिए ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है, इट स्टेट दैट इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज इन प्राइमरी कॉइल देन EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। यदि हम प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स बदलेंगे
तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए क्या ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और उसका क्या समझ गए प्रिंसिपल। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन यानी हम इसका देखेंगे डायग्राम। तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे देखिए, इसमें दो कॉइल है, एक प्राइमरी यानी इनपुट, हर एक ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं जिसमें एक प्राइमरी हो गया और एक सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी ये कॉइल को हम लोग क्या नाम देंगे कि ये आपका कौन सा कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइमरी कॉइल लिख दिए और उसका नाम क्या दे देंगे, सेकेंडरी कॉइल। इसका नाम क्या पड़ गया, सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न होगा उसका नाम हम एनपी दे दिए, यानी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। और जो सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न होगा, जो लपेटा हुआ इस तरह से, उसको हम बोल दिए नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी में जो वोल्टेज होगा उसको हम बोल देंगे वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल या इनपुट वोल्टेज या इनपुट ईएमएफ, यानी क्या हो गया ये वीएस मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या सेकेंडरी कॉइल या आउटपुट वोल्टेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन जहां बनाइएगा उसमें ये डायग्राम बना के उसके नीचे पूरा लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको हम एक ही पेज पे पढ़ाने वाले थे। आप क्या कीजिएगा, पहले प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसफार्मर, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के नीचे डायग्राम बनाकर एनपी क्या है, एनएस क्या है, आईपी क्या है, आईएस क्या है, वीपी क्या है, वीएस क्या है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं, यानी ये कंस्ट्रक्शन आपका हो जाएगा, यानी कंस्ट्रक्शन में आपका ये लिख दीजिएगा। उसके बाद यानी आप यहाँ लिख दीजिएगा नेक्स्ट पेज में क्या लिख दीजिएगा, वर्किंग इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू क्या लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी अकॉर्डिंग टू क्या लिख दीजिएगा, फ्राडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या लिख, EMF इजकल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ते हम लोग क्या किए, लिख दिए। अब फॉर प्राइमरी क्वाइल, प्राइमरी क्वाइल के लिए जो है VP इजकल टू एन के जगह पे NP लिख देंगे, यानी NP डी फाइव बाई डी टी, यानी यहां से आ गया VP इजकल टू NP डी फाइव बाई डी टी। और फॉर सेकेंडरी क्वाइल VS इजकल टू NDS अपॉन डी फाइव बाई डी टी, इस तरह से लिख दिए हम लोग। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड। अब क्या करेंगे, पहला को दूसरा से भाग कर देंगे। जैसे ही भाग कीजिएगा VP अपॉन VS, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी कट जाएगा और NP बाई NS हो जाएगा, यानी ये आ गया मेरा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि करंट में रिलेशन कि क्या हो जाएगा। फॉर 100% इफिशियंसी के लिए जो पावर जो होता है, क्या लिखेंगे आप, फॉर 100% इफिशियंसी पावर जो इनपुट में होगा वह पावर आउटपुट के बराबर होगा। अब पावर क्या होता है, V इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी में लिख रहे थे VP और IP, सेकेंडरी में VS और IS, यानी VP बाई VS जो हो जाएगा वो IS बाई IP के बराबर हो जाएगा, इस तरह से। यानी इक्वेशन नंबर ये जो दिख रहा है इसका 1 2 नाम दे देते हैं। अगर पहला कर देते 1 और ये इक्वेशन हो गया 2, अब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि VP बाई VS जो हो जाएगा वो NP बाई NS होगा और ये बराबर हो जाएगा IS बाई IP के। देखिए यानी क्या हो जाएगा कि वोल्टेज करंट का इन्वर्सली है, तो क्या करेंगे कि वोल्टेज करंट का इन्वर्सली हो गया तो VP अपॉन VS जो हो जाएगा वो IS अपॉन IP के बराबर। फॉर ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो होगा वो किसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो आउटपुट में ज़्यादा होगा, यानी सेकेंडरी में प्राइमरी से ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न भी अगर देखा जाए तो सेकेंडरी में जो होगा प्राइमरी से ज़्यादा होगा। फॉर स्टेप डाउन के लिए जो वोल्टेज होगा वो किस में कम गया, यानी इनपुट में ज़्यादा आउटपुट में कम गया, यानी डाउन हो गया। यानी क्या हो जाएगा आपका इस प्राइमरी में ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, और जो नंबर ऑफ टर्न जो हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा आपका इस कि आप लोग को क्लियर हो गया हो। एक बार में अगर क्लियर नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार करके जरूर देखें। ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है कि इस बार 2026 में पूछे जा सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कह रहा है क्या, एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी क्वेश्चन है कि हमको क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण किसी भी पोजीशन पे क्या होगा, ये हमको बताना है। आप भी सकते हैं कि हर साल ऐसा जरूर कमेंट आपको मिलेगा कि हमारे क्वेश्चन से 100% क्वेश्चन जो है आपको मैचिंग रहता है। इसलिए आप लोग जो है जरूर पढ़ के जाए, यहाँ से जरूर देख कर जाए। क्या बोला, एस्टेब्लिश द, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए कि एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं ना कि फील्ड के बारे में। तो हम लोग डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग देखे थे। जैसे यहाँ से r दूरी पे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल देख चुके हैं, हम लोग इक्वेटोरियल पे देख चुके हैं, लेकिन अब एनी पोजीशन पे निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से r दूरी पे यहाँ पे निकालना है कुछ एंगल बना के यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, यानी इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, तो यहाँ कैसे निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं, आप साथ साथ बस साथ दीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए और कॉपी में अलग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक दिन पहले एग्जाम से क्या पढ़ के जाए वो अभी से ही डिसाइड करके रख देना है। ठीक है, तो क्या बोला, वी टेक, यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या बोला है। हम लोग क्या किए देखिए कि वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग लेंथ 12 एंड चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू। दो चार्ज लिए प्लस क्यू और माइनस क्यू इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इसको हम मान लेते हैं ओ, क्या मान लेते हैं ओ, और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं पी मान लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लिए ए मान लिए, और इसको क्या मान लिए हम इस बार पी मान लिए इस तरह से। अब ए के कारण यानी चार्ज माइनस चार्ज के कारण यहाँ पे हम पी पे पूछ रहे हैं कि बताइए, क्या बताइए आपका पोटेंशियल क्या होगा। उसके बाद प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, यानी इसके कारण पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी जैसे ही हुआ कि यदि आप इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकालते हैं चाहे इसके कारण निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, चार्ज चाहिए और दूरी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई चार्ज Q है, यहाँ से R दूरी पे आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाता है, तो क्या होता है KQ/R होता है इस तरह से। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए चार्ज चाहिए और दूरी चाहिए। तो चार्ज तो दिया है, लेकिन ये जो आपका जो दूरी जो है वो दूरी हमको पता नहीं है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं बुआ, इसको मान लेते हैं R1, क्या मान लेते हैं R1, और इसको मान लेते हैं क्या R2 मान लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से ये जो दूरी है वो है, O से जो P का दूरी है वो कितना है R है। चलिए, और AO का दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ का टोटल दूरी है AB का 12, तो 12 दूरी है तो ये कितना हो जाएगा आपका L हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा L हो जाएगा इस तरह से। और ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है एंगल, वो कितना बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है इस तरह से, यानी एंगल कितना बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते मानेंगे, यानी AB को हम लोग क्या माने हैं, लेट AB को हम लोग क्या माने हुए हैं 12 माने हुए हैं। माने क्या वहां पे दिया हुआ इस तरह से, OP का वैल्यू कितना दिया हुआ है R दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, अब अगर आपको हम बोले कि R1 का वैल्यू क्या होगा, तो R1 कैसे निकलेगा, आपको ये पता है ये पता है, लेकिन ये तो नहीं पता है, हम तो पाइथागोरस लगा नहीं सकते हैं। अब इसका दूरी कैसे निकालिएगा, क्योंकि अब जैसे आप निकालिएगा क्या, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कौन सा माइनस क्यू, किसके कारण माइनस क्यू के कारण अगर निकालना हो तो हम लोग इसको लिख रहे हैं, मान लीजिए V1, तो क्या लिखेंगे K, चार्ज क्या यहाँ पे माइनस क्यू है तो ये माइनस में होगा, यहाँ माइनस ला दिए अपॉन R1 इस तरह से, यानी ये जो मेरा आ गया वो V1 आ गया, क्या आ गया V1 आ गया इस तरह से। ठीक है V1, लेकिन R1 का वैल्यू पता नहीं है, वो R1 को लास्ट में हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कौन सा माइनस क्यू, ना लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस क्यू। अब इसको हम मानेंगे V2, और V2 का Q अपॉन R2 इस तरह से। ये मेरा आ गया V2, ये मेरा आ गया V2, यानी V1 V2 निकल गया। अब V1 V2 निकल गया, यानी इस पॉइंट पे इसके कारण देख लिए, इस पॉइंट पे इसके कारण देख लिए। अब क्या होगा आगे का कहानी देखते हैं। ये हमको R1 भी नहीं पता है और R2 भी नहीं पता है। चलिए इसकी कहानी को आगे हम बढ़ाते हैं। यदि नेट आपसे पूछे कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, पूछते कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के कारण क्या हो जाएगा, यानी V नेट अगर पूछ रहा है आपसे तो V नेट कितना हो जाएगा
V1 प्लस V2 इस तरह से। और हम यहाँ से क्या करेंगे, वी नेट के जगह पे V1 के जगह पे क्या रख देंगे, K, माइनस में Q था तो बाहर आ गया R1, और यहाँ से क्या लिख देंगे प्लस K, प्लस में था Q2 बाई R2, इस तरह से हम लोग रख दिए। और यहाँ से हम लोग नेट का K निकाल लिए, KQ कॉमन ले लेंगे, क्या क्या ले लिए, KQ कॉमन ले लिए। यहाँ से KQ जैसे ही कॉमन लिए तो क्या आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से। और यहाँ से आप नेट लिख सकते हैं क्या, KQ यहाँ पे छोटा q 1/R2 माइनस 1/R1। अब हम क्या करेंगे, R1 R2 सबसे पहले निकालेंगे। अब R1 R2 कैसे निकालेंगे इसको मेन समझना है, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। यानी अब हम आपको बोले कि बुआ R1 क्या होगा, R1 क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, जो डायग्राम लिखे उस डायग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। यानी इसको क्या किए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, इस तरह से आगे बढ़ा दिए और इस पर से इसको मिला दिए, हो गया। यानी ये परपेंडिकुलर, समझिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाएंगे यहाँ पे कि जैसे देखिए, दो अगर साइड इस तरह से दो लेंथ लिए, इस तरह से लिए, हम बोलेंगे कि बताइए कि लेंथ का डिफरेंस कितना है। तो अगर ये एंगल छोटा रहता है कि इस लेंथ को इस लेंथ में से डायरेक्ट हटा दीजिएगा तो आपका डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। यानी क्या समझे, यदि परपेंडिकुलर इस पे डालिएगा ना तो ये जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब, जब एंगल छोटा होता है तब। तो ये वाला जो एंगल छोटा होता है तब, उसी तरह से इसमें जो देख रहे हैं हम लोग, ये एंगल छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, तो डाइपोल जो होता है ना वो डाइपोल, जो ये जो एल दिख रहा है, एल यानी डाइपोल में जो एल होता है वो मच लेस देन होता है आर से, यानी आर से बहुत छोटा होता है, यानी मच लेस देन क्या होता है, आर होता है, इस तरह से। यानी डाइपोल तभी क्रिएट होता है जब उसके दोनों चार्ज के बीच का दूरी बहुत कम होता है, यानी एल का वैल्यू बहुत छोटा है आर से, इसलिए एंगल बहुत छोटा है। तो ये जो होगा साइड, यानी ये जो साइड जो होगा और ये जो साइड, वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका नामकरण कर देते हैं, जिससे इसका नाम ए है, इसका नाम पी है, इसका नाम ओ है, इसका नाम कुछ दे देते हैं। जिससे मान लीजिए इसका नाम हम क्या दे दें, ओ पी, यहाँ पे मान लीजिए हम क्या दे देते हैं, क्यू दे देते हैं। क्या देते हैं, क्यू नहीं था कि इसका नाम एम देते हैं, एम क्या दे देते हैं, नाम एम दे दिए, इस तरह से। अब हमको ओ एम निकालना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एपी का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, एमपी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एमपी के बराबर। मतलब ये जो साइड होगा और ये जो साइड दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले तो इसको इरेज कर, वो क्या हो जाएगा, एपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एमपी किसको बोले हैं, एमपी देखिए, एम पी किसको बोले हैं, ओ एम प्लस ओपी, और ये किसके बराबर हो गया, एपी के। यानी एपी जो हो गया, एमपी क्या बोलते हैं, ओ एम प्लस क्या बोल देंगे हम लोग, ओपी बोल देंगे, इस तरह से। अब देखिए एमपी को, एपी को हम क्या बोले हुए हैं, एपी को देखिए, एपी क्या बोले हुए हैं, आर बोले हुए हैं, क्या बोले हैं, R1, क्या बोले हैं, R1। और ओपी को क्या नाम है, ओपी यहाँ से आगे दूरी क्या है, छोटका आर, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से हो गया। क्या निकालेंगे हम, ओ एम निकालेंगे कि ओ एम क्या होगा। तो ओ एम कैसे निकालिएगा, तो ओ एम निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल में देखना होगा, ओ एम निकालने के लिए इस ट्रायंगल में देखना होगा कि ओ एम जो होगा वो कैसे निकलेगा। तो ये थीटा है तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। और ये जो साइड पता है, यानी इस ट्रायंगल में ये साइड पता है और ये है परपेंडिकुलर, तो क्या ये बेस नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। यानी हम लोग लगा देंगे इसमें क्या, कॉस थीटा, क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओ एम, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ओ ए, इस तरह से। यानी क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया, ओ एम बाई ओ ए, यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर तो हो गया बेस, और ये क्या हो गया एच, यानी बी बाई एच, तो क्या हो गया ओ एम बाई ओ ए, इस तरह से। यानी हम लिख देंगे कॉस थीटा इजकल टू ओ एम, एक मिनट, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए और नाम दे दीजिए इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का नाम दीजिए ए एम ओ, इस तरह से। यानी ए एम ओ, इस ट्रायंगल में हमको क्या करें, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एंगल के आपका बेस, अभी नाम देख, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन ओ ए, ओ एम अपॉन ओ ए, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ओ एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा, और अब ओ एम जो होगा वो कितना हो जाएगा, ओ ए का वैल्यू कितना है, ओ ए का वैल्यू बताइए, ओ और ए का वैल्यू, ओ ए का वैल्यू है एल, कितना है एल, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से एल कॉस थीटा, क्या आ गया, एल कॉस थीटा। तो इस तरह से मेरा ए आ गया क्या, ओ एम का वैल्यू आ गया, ओ एम आ गया।
अब चलिए देखिए, हम आपको बोले कि AP कितना होगा, अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। क्या जैसे ही बाबू आप पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका R1 जो होगा R1 वो किसके बराबर हो जाएगा OM, OM की जगह पे यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा L cos थीटा अब प्लस OP, OP का वैल्यू कितना है देख लीजिए, OP जो देख रहे हैं O और P, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा OP का वैल्यू R कितना हो जाएगा R, यानी कितना हो जाएगा बताइए R, यानी इस तरह से, यानी R1 का वैल्यू आ गया R प्लस L cos थीटा, यानी ये मेरा R1 का वैल्यू आ गया। मतलब हम यहाँ R1 निकाल लिए, फिर उसी तरह से R2 निकालेंगे। अब R2 कैसे निकालेंगे, तो स्टेप ऐसे लिखना है आपको। इस तरह मेरा यहाँ से रिजल्ट मेरा R1 का आ गया। अब चलिए अगला स्टेप R2 हम लिख दिए हैं, और वो कैसे लिखे हैं चलिए अब इसको समझते हैं। चलिए देखिए, अब R2 निकालना है इसका वैल्यू, तो R2 आखिर में कैसे निकलेगा, तो R2 निकालने के लिए सबसे पहले फिर इस पर से इस पे परपेंडिकुलर डालना होगा। यानी हम क्या किए, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिए, इस तरह से परपेंडिकुलर इस पे हम लोग ड्रॉ कर दिए इस तरह से। अब देखिए जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एंगल छोटा है उसके कारण क्या हो जाएगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा फिर बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसका नाम दे दिए, ये नाम O था मेरा, और इसका नाम N दे दिए, क्या नाम दे दिए N दे दिए। अब NP जो होगा वो PB के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो इन ट्रायंगल NPB, इस ट्रायंगल किस में, अगला स्टेप जो हम लोग कर रहे हैं, देखिए पहले हम लोग क्या किए कि पहले आप लोग आराम से क्या कीजिएगा उस डायग्राम को लिखिएगा, इसको लिखिएगा पूरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप उतारिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको पहले हम लोग ये लिख दिए, उसके बाद देख रहे हैं ट्रायंगल NPB, यानी NPB को देखिए NPB, जो NP जो होगा वह PB के बराबर हो जाएगा, यानी NP जो होगा PB के बराबर हो जाएगा, यानी PB NP के बराबर हो गया। अब जो PB जो होगा, PB को क्या बोले हुए हैं R2 बोले हुए हैं। देखिए PB जो मेरा है वो किसको क्या माने हुए हैं R2 माने हुए हैं। अब जो यहाँ से OP जो होगा OP कितना है R है, और अब तो आपसे पूछे कि NP कितना होगा, तो OP में से NO को घटाना पड़ेगा, तो वही लिख दिए हैं। यानी आपसे पूछ देंगे कि OP जो R2 कितना होगा, तो R2 क्या आ जाएगा OP में से NO को घटाना पड़ेगा। यानी अगर R2 आपसे पूछे, मतलब हम पूछ दे कि बताइए कि ये वाला साइड यहाँ से यहाँ का जो है ये वाला NP कितना होगा, तो NP किसके बराबर हो जाएगा आपका OP में से आपको NO को घटाना पड़ेगा, मतलब इतना में से अगर इतना घटाते हैं तो ये वाला आ जाएगा। तो ये हम लिख दिए, ये पूरा कितना है मेरा, यहाँ से यहाँ का क्या है R है, और ये वाला हम घटा दिए, यानी इस तरह से लिख दिए OP माइनस NO लिख दिए, ON लिख दिए, ठीक है। अब हम ON यहाँ हमको निकालना पड़ेगा, किन ट्रायंगल में ONB में हमको क्या निकालना हो ON निकालना होगा, क्योंकि जब तक ये वाला साइड नहीं आएगा तब तक, मतलब ये वाला अगर इतना दूरी नहीं निकलेगा तब तक ये वाला पता नहीं चलेगा, यानी NP का वैल्यू पता नहीं चलेगा। NP कैसे होगा, तो NP जो होगा मेरा वो OP में क्या करेंगे OP माइनस क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से OP में से किसको घटा देंगे हम लोग, किसको घटा देंगे ON को, तो मेरा आ जाएगा किसके NP आ जाएगा, क्या आ जाएगा NP। तो ये तो OP हमको पता है R, लेकिन ON हमको नहीं पता है, और NP किसके बराबर माने हैं R2 के, किसके बराबर R2 के, तो इसको लिख दिए हमने R2 क्या लिख दिए R माइनस ON, यानी हम क्या करेंगे यहाँ से वही लिख दिए इस तरह से। अब हम ON निकालें, मेन क्या निकालेंगे ON निकालेंगे, तो ON कैसे निकलेगा, तो इस ट्रायंगल में आप देखिए, इस ट्रायंगल में अगर ON निकालना है हमको तो क्या लगाना होगा cos थीटा, और cos थीटा क्या हो जाएगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, बेस क्या हो जाएगा NO, हाइपोटेनस यानी H कितना हो जाएगा आपका OB, यही ना हो जाएगा OB इस तरह से, यानी इतना अपॉन इतना, यानी B/H, यानी cos थीटा मेरा यहाँ से निकल के आ गया कितना ON अपॉन OB इस तरह से। तो ON क्या हो जाएगा OB cos थीटा, OB cos थीटा, और OB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए OB का वैल्यू कितना दिया हुआ है L दिया हुआ है, तो हम क्या रख दिए L cos थीटा, यानी क्या हो गया, अब इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिए, यानी R2 किसके बराबर हो गया OP को क्या बोले हैं R, और इसका क्या आ गया L माइनस cos थीटा। यानी आप यहाँ से याद भी रख सकते हैं कि R1 जो होता है मेरा, R1 क्या आता है, R1 जो बड़ा साइड है, देखिए R1 क्या है बड़ा साइड है, तो ये R प्लस L cos थीटा आ जाएगा, और R2 जो हो जाएगा वो छोटा साइड है, तो क्या हो जाएगा R माइनस L cos थीटा हो जाएगा, यानी इस तरह से, यानी देख रहे हैं। तो अब मेरा यहाँ से आ गया
R1 आ गया R प्लस एल कॉस थीटा, R2 क्या आ गया R माइनस एल कॉस थीटा, यानी R1 R2 हम लोग निकाल लिए। अब चलिए, अब आपको लिखना कैसे एग्जाम में, तो पहले आप क्या कीजिएगा, ये स्टेप लिखिएगा इस तरह से। ये आपको लिखना नहीं है, ये तो रफ किए हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे डायग्राम बना इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इस तरह से पहला ये पूरा लिखिएगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इस तरह से आराम से पेज खींचिएगा, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लाए थे रिजल्ट, इस तरह से रिजल्ट लाए थे, उसमें क्या करेंगे, R1 के जगह पे R1 को पुट करेंगे और R2 के जगह पे किसको पुट कर देंगे, R2 को पुट करेंगे। तो R1 क्या है R एल प्लस कॉस थीटा और R2 क्या है R एल माइनस कॉस थीटा। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्या किया, अगले इक्वेशन में पुट कर दिए के क्यू बाई 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, यानी R2 लिख दिए R माइनस एल कॉस थीटा, R1 क्या लिख दिए R प्लस एल कॉस थीटा। ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, जो दोनों टर्म दिख रहा है आपको, ये दोनों का एलसीएम लिए तो क्या हो गया एलसीएम, इस तरह से इतना इंटू इतना हो गया, दोनों गुना हो गया, कॉमन है नहीं तो गुना हो जाएगा। जैसे ही इससे भाग कीजिएगा तो प्लस वाला बचेगा, प्लस में ऊपर चल गया। यहाँ जैसे इससे भाग कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस वाला बच गया, ऊपर में चला गया। यहाँ माइनस साइन था, माइनस लिख दिए, फिर माइनस से गुना कर दिए। जैसे माइनस की थी प्लस में है तो माइनस में हो गया, माइनस में है तो प्लस में। ये प्लस आर था, प्लस आर कैंसिल, एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा कितना हो जाएगा 12 कॉस थीटा। चलिए देखिए यहाँ पे एक स्टेप समझा देते हैं। यहाँ से क्या लिखिए हम लोग, देखिए इस तरह से, समय आपका ज़्यादा नहीं लगे इसलिए पहले से हम लिख दिए हैं के क्यू एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12 कॉस थीटा, इस तरह से आ गया। नीचे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से आ गया मेरा, यहाँ से इस तरह से आया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि P का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी P क्या होता है, एगो चार्ज का वैल्यू इनटू बीच का सेपरेशन। तो एगो चार्ज का वैल्यू Q है, इनटू बीच का सेपरेशन कितना है 12 है, यानी Q इंटू 12 Q इंटू 12 Q इंटू 12 Q इंटू 12। तो इसके जगह पे हम लोग रख देंगे क्या, P रख देंगे, क्या रख देंगे P रख देंगे, यानी P इक्वल टू क्या हो गया Q इंटू 12। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि हमको डाइपोल के कारण बताना था। तो P इक्वल टू Q इंटू 12, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे रख दिए तो क्या हो गया KP कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया R, यहाँ देख रहे हैं ना A प्लस बी और A माइनस बी, तो इसको क्या लिख दिए A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी A स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दिए KP कॉस थीटा, और यहाँ से देख रहे हैं इस तरह से लिख दिए। अब R का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, किससे L से, तो ये जो टर्म जो दिख रहा है ये नेगलेक्ट हो गया, समझिए खत्म। यहाँ पे क्या बच गया KP बाई आर स्क्वायर, इस तरह से। एट एक्सियल पे पूछेगा तो थीटा 0 तो इतना आ जाएगा, इक्वेटोरियल यानी 90 तो इतना आ जाएगा। चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आपको क्लियर नहीं भी हुआ इसको 2 बार 3 बार करके जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से लिख लें और 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें। जो आपको दिख रहा है कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, या हो सकता है वहां पे लिख देगा कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं वेरी इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बहुत लिमिटेड क्वेश्चन रहता है लॉन्ग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप चैनल पे आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो प्लेलिस्ट जाए जिसमें 100% गारंटेड एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन डाला गया है, ज्यादा नहीं, 4 से 5-6 क्वेश्चन ही हम गेस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीस्कोप एक्चुअल में होता क्या है, आप जानते हैं दूरबीन, बचपन में देखते थे ना अपने छत पर से किसी और के छत पर को, ठीक ना बच्चों, यानी क्या जूम करके समझिए, क्या यानी बड़ा करके देख रहे थे। तो वही आपका टेलीस्कोप क्या है, जैसे मान लीजिए एक तरफ से हम लोग क्या करते थे, आंख लगा देंगे और एक तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए टेलीस्कोप दूरबीन के यूज क्यों करते हैं, तो प्लैनेट देखने के लिए, मून, इस सब चीज को देखने के लिए, ठीक है, हेवनली ऑब्जेक्ट को। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि टेलीस्कोप बोलते किसको है। ये आपको दे देगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसको बोलते हैं, तो पहले इसको डिफाइन करेंगे, चाहे टेलीस्कोप बोलिए तब, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलिए तब। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जानते हैं ना बुआ, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे लाइट पास हो जाए, ठीक है। ऑप्टिकल मतलब समझिए ग्लास, समझ रहे हैं इस तरह से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू सी द मैग्नीफाइड इमेज, जिसको हम प्रयोग करते हैं मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए। किस तरह के वस्तु को, वस्तु किस तरह, इमेज ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक स्टार, प्लैनेट, ईटीसी।
मतलब किस तरह के वस्तु को, तो हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक स्टार, मून, प्लैनेट, ये सब चीज को देखने के लिए यूज करते हैं। क्या आपको क्लियर हुआ? चलिए इस तरह से हम लोग समझ गए। अब इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कि इसका बनावट क्या होता है। पहले डिफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन यानी इसका बनावट। भाई इसके पास दो लेंस होता है। अभी ना हम लोग देखें इसके डायग्राम को, देखिए इसमें कितना लेंस दिख रहा है, दो। एक के पास आंख को रखते हैं इसलिए उसको हम आई लेंस बोलेंगे, और एक के पास जिधर मान लो इसको देखना है हमको, प्लेनेट को, मून को देखना है, तो उधर रखेंगे तो उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। यानी कितना लेंस है यहाँ पे, दो लेंस है, और दोनों को एक्सियली होल्ड रहता है, यानी समझो एक ही एक्सिस पे रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए इट कंसिस्ट टू कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग, जो छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, इमेज मैग्नीफाई दिखाता है। ठीक है, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। जो बड़ा फोकल लेंथ है उसका ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जिधर रहता है, सीधे कैसे याद रहेगा कि पूछेगा कि फोकल लेंथ किसका ज्यादा होगा, ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होगा कि आई का ज्यादा होगा। आंख लगाते होता तो छोटा रहेगा, और जिधर वस्तु है मतलब मून देखना है, बड़ा ऑब्जेक्ट को देखना है ना, तो वहां पे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा इस तरह से। तो क्या बोले, ऑब्जेक्टिव, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड अनदर इज कॉल्ड आईपीस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ एंड टू लेंस आर हेल्ड कोएक्सियली एट एंड ऑफ टू कोएक्सियल ट्यूब। मतलब ये जो ट्यूब दिख रहा है ना, इसी के दोनों एंड में लगा रहता है। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस कैन बी एडजस्ट, और इसका डिस्टेंस जो है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं और इसका हम करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लिखने, दोनों में से बड़ा लेंस कौन दिख रहा है, ये वाला, और बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे, तो उसके ऑप्टिकल सेंटर को ओ बोल दिए, और जो छोटा उसको क्या बोलेंगे, आई, यानी उसके ऑप्टिकल सेंटर को क्या बोल दिए, ई बोल दिए, इस तरह से। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट किधर होगा, इधर या इधर, नहीं ऑब्जेक्ट इधर होगा, क्योंकि क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट किधर रहेगा, जिधर बड़ा लेंस होगा, तो इधर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, प्लैनेट जो भी ये सब जो होता है, मून, ये सब कहाँ होता है, इन्फिनाइट पे। कहाँ बोलते हैं, बहुत दूर, यानी इन्फिनाइट। तो समझिए किस तरह से, पहले थोड़ा सा इसको झुका के लाइएगा, क्या करिएगा ना, झुका के लाइएगा इस तरह से। हम लोग रे डायग्राम बना रहे हैं, पहले इसको पैरेलल, मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, और सीधे इसको आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, एक समय आएगा कि रुक जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए, एक लाइन यहाँ से हम लोग एक रे को ड्रॉ कर दिए इस तरह से। ठीक है, कहाँ से पास कराए, ऑप्टिकल सेंटर से। अब एक और रे लाएंगे, क्योंकि एक से तो काम चलेगा नहीं, एक और रे लाएंगे, और क्या लाएंगे हम लोग, पैरेलल ही लाएंगे। क्या लाएंगे, इसके पैरेलल लाएंगे, जैसे इसके पैरेलल आइएगा इस तरह से, और बीच में आने के बाद एक कन्वर्जिंग है ना, तो एक कन्वर्ज करेगा, और इस दोनों एंड को आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक है, यानी क्या समझे कि जो ऑब्जेक्ट जो मेरा इन्फिनाइट पे था, हो सकता है यहाँ पे मून हो, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वहां से क्या आया, रे आया, और यहाँ पे मेरा इमेज बना, क्या बना, इमेज बना इस तरह से। यानी क्या समझे, इसका इमेज बन गया, इसका कलर चेंज कर देते बुआ, इसका इमेज क्या बन गया, ए, इसका नाम दे दिए ए डैश और बी डैश। क्या नाम दे दिए, ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब क्या कीजिएगा, यहाँ से फिर रे लेकर जाइएगा, रे लेकर जाइएगा कैसे, तो ये जो इमेज जो बना इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम। फिर यहाँ से एक रे जाएगा इस तरह से, और क्या जाएगा, यहाँ जाके और बीच में जाकर रुक जाइएगा। ठीक है, सिंपल। और फिर क्या कीजिएगा, एक रे को डायरेक्ट इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा। अब देखिए अगर आपसे हम बोले ये जब कन्वर्ज करेगा तो क्या ये कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम लोग कैसे मिलाएंगे, देखिए थोड़ा सा डायग्राम जो है शिफ्ट कर लीजिएगा, डायग्राम को थोड़ा सा, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, इस तरह से डॉट डॉट करके क्या कर दिए, आगे बढ़, इसे डॉट 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 करके लेके जाइएगा, और डायरेक्ट क्या कीजिएगा, यहाँ से पूरा फुल लाइन का ड्रॉ कर दीजिए। यानी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से डॉट डॉट करके लाएं, और यहीं से डायरेक्ट लेंगे। क्या होगा ना, जैसे देखिए आप यहाँ से भी ले जा सकते थे, इसको बढ़ा देते, इसको बढ़ा देते, यानी दोनों मिल गया, मान लीजिए यहाँ पे आके मिल गया, यानी ए बना इसका फाइनल इमेज, इसका नाम दे दिए ए डबल डैश और बी डबल डैश, इस तरह से। ठीक है, समझ गए यहाँ से। अब चलिए हम लोग अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफिनाइट पे, इनफिनाइट पे था, तो इमेज कहाँ बना, ए जो बी जो बना कहाँ बना होगा, फोकस पे। कहाँ पे, फोकस, यानी यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा उसको फोकस बोलेंगे। किसका फोकस होगा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का, क्योंकि इसी के दौरान इमेज बना, इसको हम बोल दिए एफ नॉट बोल दिए, इस तरह से हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो इमेज जो बना इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम, यानी यहाँ से यहाँ के दूरी को हम बोल देंगे यू ई बोल देंगे, क्योंकि आई से है इसलिए यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आई से इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस। ठीक है, और ये जो मेरा बना इमेज बना किससे बना, तो आई से बना, इसलिए इसको बोल दिए हम लोग भी ई बोल दिए, इस तरह से हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं, तो एम पी बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा या थीटा अपॉन थीटा नॉट। ठीक है, तो पहले हम लोग एंगल देखेंगे, इसको एंगल को हम बोल दिए, सॉरी इस एंगल को हम लोग क्या बोल दिए, यहाँ जो एंगल बन रहा है हुआ इस एंगल को हम बोल दिए क्या, तो इस एंगल का बोल दिए थीटा। क्या बोल दिए, क्योंकि ये आई के साथ बन रहा है इसलिए थीटा बोल दिए। ठीक है, जब लेंस लगा के देख रहे हैं, अब बिना लेंस का देखते हैं, यानी यहाँ जो एंगल बना इस एंगल को हम लोग थीटा नॉट बोल दिए। क्या बोल दिया, थीटा नॉट बोल दिए।
अब हम लोग निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मतलब इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, पहले यू ई क्या है इस चीज़ को लिख दीजिएगा, भी ई क्या है ई लिख दीजिएगा, और आप देख रहे हैं ना एफ नॉट क्या है ए लिख दीजिएगा। समझिए यहाँ यू ई क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस, यू ई क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस, ठीक है। और एफ नॉट क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ नॉट क्या है यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, भी ई क्या है तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस। इस तरह से हम लोग क्या लिख दिए, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, पहले लिख दीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर, यानी क्या निकालेंगे हम लोग, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर देख रहे हैं, एमपी देख रहे हैं कि क्या होगा मैग्नीफाइंग पावर। तो हम लोग जानते हैं एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन थीटा नॉट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, तो नामकरण सबसे पहले तो ऑलरेडी किए हुए हैं, तो इन ट्रायंगल हम लोग क्या देखेंगे, नाम देंगे क्या, ए डैश ई इंटू बी डैश, इस तरह से ए डैश ई इन बी, यानी ए डैश बी डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना ना लिख के इतना ना लिख के सीधे आप लिख दीजिए क्या, ए डैश बी डैश और ई क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा आपसे पूछ दे, tan थीटा आपसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा tan थीटा, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश ई में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई यानी बेस ए डैश ई, इस तरह से लिख दिए। फिर लिख देंगे इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल इसमें, ठीक है, इस ट्रायंगल में यानी ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ में क्या बोल देंगे, tan थीटा नॉट बोलेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी क्या हो जाएगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम जानते हैं कि यहाँ थीटा जो होता है हेयर, थीटा एंड थीटा नॉट आर वेरी स्मॉल, लिखिएगा आप लोग, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है। इसलिए एमपी का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, tan थीटा थीटा के बराबर होता है, और हम लोग जानते हैं tan थीटा नॉट tan थीटा के बराबर हो जाए, यानी tan थीटा के जगह पे लिख सकते हैं इतना, यानी tan थीटा थीटा होता है एंगल जब छोटा रहता है तो, फिर उसी तरह से हो जाएगा tan थीटा नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और एम देखिए इसको जैसे ही पुट कीजिएगा इतना अपॉन क्या कर देंगे हम लोग इतना, जैसे ही आप लोग रखिएगा तो कैलकुलेट करके क्या आएगा, देखिए हम क्या करेंगे, इसके जवाब इतना रख देंगे और इसके जवाब इतना रख देंगे, तो क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश ओ। तो इससे तो ये कट जाएगा। अब मेरा क्या आ गया बुआ, एम पी इक्वल टू आ गया मेरा कितना, आपका ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ए डैश ओ अपॉन ए डैश ई, इस तरह से, ठीक है, आ गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एम पी इक्वल टू, ठीक है, दोनों को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बताइए, इस तरह से। तो ए डैश ओ, ए डैश ओ क्या है बताइए, ए डैश ओ, यहाँ से यहाँ का दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, एफ नॉट, क्या बोल रहे हैं, एफ नॉट बोल रहे हैं, इस तरह से एफ नॉट बोल दिए, अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, ए डैश ई बोल रहे हैं, ए डैश और ई देख रहे हैं ना, ए डैश ई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू ई, ये माइनस की प्लस माइनस, क्योंकि रे ऐसे जा रहा है मेजर, हम लोग ऐसे करेंगे, रे ऐसे जा रहा है मेजर करेंगे ई से ए डैश की तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस में हो जाएगा। तो ये मेरा एमपी का फॉर्मूला आ गया, यानी मैग्नीफाइंग पावर किसका आ गया, एक टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ऐसे जनरल आ गया, एफ नॉट समझ के एफ हो गया। अब हम इसी में केस बनाएंगे, ठीक है, केस नंबर वन, केस नंबर वन, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, मतलब क्या हो गया, फाइनल इमेज जो है मेरा ये कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे, तो फिक्स है कि ऑब्जेक्ट जो रहा होगा कहाँ पे रहा होगा, फोकस पे, कहाँ पे, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम लोग अभी देखे हैं, एफ नॉट अपॉन यू ई, एफ नॉट अपॉन यू ई माइनस में, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, एफ नॉट की जगह पे एफ नॉट छोड़ देंगे, यू ई की जगह पे एफ ई रख देंगे, तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह से केस नंबर टू लिखिएगा, केस नंबर टू, इफ फाइनल इमेज जो फॉर्म होगा कहाँ पे, फाइनल इमेज इज एट कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस, कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस पे रहेगा, यानी क्या हो गया, भी का जो वैल्यू है वो भी ई का वैल्यू वो माइनस डी हो गया, यहाँ से हम लोग रख देंगे, और क्या करेंगे हम लोग फिर लगा देंगे फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u, ठीक है, और यहाँ से हम लोग रख देंगे एफ ई, और यहाँ से क्या हो जाएगा भी ई, और यहाँ पे क्या कीजिएगा माइनस, यहाँ माइनस डी हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/u माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी रख दीजिए, भी की जगह पे क्या डी रख देंगे, भी की जगह पे क्या हो जाएगा डी माइनस में, इस तरह से, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो 1/u ई यानी हो गया इक्वल टू 1/f ई प्लस 1/d, इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको 1/e को, तो क्या हो जाएगा f इंटू ई इंटू डी, और यहाँ से क्या हो जाएगा बुआ e प्लस एफ, इस तरह से लिख दिए, और यहाँ से 1/u ई आ गया, देख रहे हैं ना। अब इस फार्मूला पे थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है, अब उस फार्मूला पे हम लोग गौर करेंगे, और क्या करेंगे, एम पी इक्वल टू, क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या एम पी इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, एफ नॉट इंटू 1/u ई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी एफ नॉट इंटू यू ई 1/u ई, तो एफ नॉट इंटू
क्या लिखे, माइनस एफ नॉट इंटू 1/u ये लिख सकते हैं, और जाएगा एफ ई नॉट इंटू टी। आप जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा बुआ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए एम पी इक्वल टू जो मेरा आया ऊपर में एफ नॉट इंटू क्या लिख दिया हम लोग, एफ यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे क्या लिखे थे, देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए थे, टी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई इंटू डी। तो क्या हो जाएगा आपको, जैसे गुना कीजिएगा तो एफ नॉट अपॉन एफ ई, यहाँ क्या हो जाएगा डी प्लस एफ ई अपॉन क्या हो जाएगा आपका डी। तो इसको जैसे ही भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। इस तरह से आ गया। एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा, देखिएगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब दो केस लिए, एक बार लिस्ट डिस्टेंस पे और एक बार उस पर लिए, तो आप लोग देखिएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि 5 नंबर फिक्स होने वाला है किसके लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में छप जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट पूरा नोट पढ़ेंगे लेकिन ये क्वेश्चन मिस हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को देख कर ही जाए। हम गिव पास्टुलेट, हमको गिव पास्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी, ठीक है, यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था उसका पास्टुलेट क्या था उस चीज को बताना है, और एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी के बेसिस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है। चलिए तो ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बोर्स जो आपका पास्टुलेट था वो ये आपका बोर्स पास्टुलेट हो गया। देखिए रदरफोर्ड साहब ने खोज किए थे, जो आप देखे थे कि रदरफोर्ड अल्फा पार्ट के लिए जो है, जो आपका स्कैटरिंग पढ़े थे उसमें देखे थे हम लोग कि वो बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन जो है जब ऑर्बिट पे मूव करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। लेकिन बोहर्स क्या बोले थे कि ये तभी रेडिएट करेगा जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में वो जंप मारेगा। ठीक है, इस तरह से मतलब कुछ समझिए कि लगभग रदरफोर्ड का ही सब कुछ सही था, लेकिन उसमें थोड़ा सा बस ट्विस्ट, थोड़ा सा अच्छाई कर दिए और इनका नाम पड़ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोले कि देखिए अब हम लोग देख रहे हैं बोहर्स का पास्टुलेट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, किस तरह से, जैसे प्लैनेट जो है आप क्या चक्कर लगाता है किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए, पहला समझ गए, एक पहला पास्टुलेट बोल सकते हैं, चाहे भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आपका न्यूक्लियस से भी बोल सकते हैं। देखिए रिक्वायर centripetal force for the circular motion of electron provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वहां पे जो है ना, देखिए जैसे जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वहां जो है हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस ए प्लस चार्ज। तो दोनों में एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन को सर्कल पे घूमने के लिए, यानी किसी वस्तु को सर्कल पे घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होता है, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा। ठीक है, तो रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन of electron provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन, और ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो उसके द्वारा जो प्रोवाइड हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही क्या करेगा आपको, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के काम करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, h इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी एक ये भी बोला, इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, nh/2π के मल्टीपल में होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ n जो होता है 1 2 3 4 इस तरह से इंटीजर होता है। यानी बोला कि देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ जो आप दो ऑर्बिट देख रहे हैं, ठीक है, या मोमेंटम देख रहे हैं, वहां पे क्या बोला गया कि उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, h/2π के मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो देखिए मतलब फर्स्ट न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट बताएं, सेकेंड जो आप देख सकते हैं ये सेकेंड में आता है। ठीक है, आपको लिखना है तो इस तरह से 4-5 पॉइंट लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बोला कि एन एटम रेडिएट एनर्जी ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। कह इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है, यानी या तो रिलीज करे या ऑब्जर्व करेगा, तभी करेगा जब एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, यानी किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी का इधर उधर नहीं होगा, एनर्जी ऑब्जर्व रेडिएट नहीं होगा, वो तभी होगा जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारेगा। अब इसमें आप जानते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है
कि हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर में आता है तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और लोअर से अगर हायर में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए, समझ लिए। नेक्स्ट जो है आपका एटम भी जो है स्फेरिकल होता है और हेवी पॉजिटिव चार्ज जो एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, सेंटर पे, और उसी का नाम क्या है, न्यूक्लियस। देखिए 4-5 पॉइंट आपका जो है मैं लिख दिए हैं, 5 पॉइंट कम से कम लिखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। 3 पॉइंट बस लिखना चाहिए, तो मेन 3 हैं, एक न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट हो गया, एक एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और एक एनर्जी के बारे में। ठीक है, लेकिन जो हो गया फर्स्ट न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, दूसरा जो हो गया मोमेंटम कंडीशन या क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, और लास्ट जो हम तीसरा बोल सकते हैं एनर्जी, रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोल सकते हैं। तो ये लेकिन 5 पॉइंट इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो उसमें था कि आप देखे थे, आप क्या एक्सप्लेन करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोहर्स थ्योरी के बेसिस पे, यानी हाइड्रोजन के लिए हमको एक्सप्लेन करना है, उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट जो है, एनर्जी इमिनेट जो लिखे थे ना हम लोग, लास्ट जो लिखे हैं वही थर्ड पोस्टुलेट। एनर्जी क्या करेगा, जो इमिट करेगा वो किस तरह से दिया रहेगा, E2 माइनस E1 इक्वल टू h म्यू। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारेगा, इसमें मान लीजिए E1 एनर्जी है, इसमें क्या है E2 है, तो जैसे ही जंप मारेगा तो एनर्जी का जो बदलाव हो जाएगा क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। ठीक है, हायर में से लोअर में को घटा दिए और इसी को कर दिया h म्यू के बराबर, यानी फ्रीक्वेंसी के बराबर। थर्ड पोस्टुलेट था जो एनर्जी जो इमिट और रेडिएट करेगा उसके बारे में। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या लिख दिए, E2 माइनस E1। अब क्या लिखेंगे, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, वी नो डेट क्या होता है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e के पावर 4 z स्क्वायर यानी एटॉमिक मास नंबर 8 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, यहाँ पे क्या है h स्क्वायर n स्क्वायर, इस तरह से। अब हम लोग इस फॉर्मूला को जो यहाँ से लिखे, इस चीज को यहाँ लिख दिए। अब देखिए हम लोग एनर्जी को लिखेंगे क्या, एससी बाई लेमडा, क्योंकि हम लोग जानते हैं E इक्वल टू एच म्यू भी होता है और E इक्वल टू एससी बाई लेमडा भी होता है, तो इस तरह से एससी बाई लेमडा लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब E2 के जगह पे, जैसे एनर्जी का ही फॉर्मूला जनरल हो गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m के जगह पे m छोड़ दिए, e के पावर 4 छोड़ दिए, z के स्क्वायर छोड़ दिए, 8 के 8 छोड़ दिए, एप्सिलॉन के h के h स्क्वायर छोड़ दिए, बस यहाँ पे E2 का एनर्जी है इसलिए यहाँ N2 लिख दिए। क्या लिख दिए, N2 यानी सेकेंड ऑर्बिट का। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिए। अब E1 का लिख रहे हैं तो फिर ये फॉर्मूला का जितना टर्म है वो सब लिख दिए, जहाँ पे n था वहाँ पे N1 लग दिए। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एससी बाई लेमडा, यहाँ पे लिख दी, सब जितना भी टर्म देख रही वाला कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो क्या होगा, m e के पावर 4 z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर h स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, कॉमन ले लिए। अब बच गया इधर 1 बाई n2 का स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 1 बाई n1 के स्क्वायर, ठीक, प्लस वाला माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इस तरह से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस किस में है, n1 स्क्वायर में, तो हम क्या कर दिए, इसको 1 बाई n1 स्क्वायर ले लिए, और यहाँ क्या हो गया, माइनस ऑफ 1 बाई n2 स्क्वायर। मतलब क्या समझे कि ये जो टर्म सब दिख रहा है ये सब कॉमन टर्म है। ठीक है, इतना कॉमन टर्म है, दिख रहा है ना, क्या सिर्फ नहीं है, तो 1 बाई n2 स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर, तो प्लस में ही माइनस में, इसलिए हम लोग क्या ले लिए, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस एचसी को इधर ले गए, ठीक है, जो एससी ऊपर था इधर आ गया तो एससी मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, अब देख रहे जो इतना टर्म दिख रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से एससी हो गया, यहाँ पे सिर्फ जेड को छोड़ दिए, जेड को छोड़ के जितना ये टर्म दिख रहा है इसी वैल्यू को हम आर लिख दिए। क्या लिख दिए, आर। वो आता कैसे है, तो देखिए सब कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब जैसे रखिएगा कि आर एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है रेडवर्स कांस्टेंट। ठीक है, आर। और हाइड्रोजन के लिए आप यहाँ एक टर्म लिख दीजिएगा कि फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो इस तरह से मेरा आ गया वेवलेंथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हम लोग लिख देंगे ऐसे 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में जो होता है आपको पहला जो होता है लाइमन सीरीज, कौन सा होता है, लाइमन सीरीज होता है, इस तरह से लाइमन सीरीज लिख दीजिएगा। दूसरा जो होता है कौन सा होता है बुआ, दूसरा होता है आपका पाश्चियन सीरीज, कौन सा, पाश्चियन सीरीज लिख देंगे हम लोग, लाइमन दूसरा, सॉरी दूसरा हो जाएगा बामर सीरीज हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा बुआ पाश्चियन हो जाएगा। चौथा ब्रैकेट हो जाएगा। पांचवा पी फंड सीरीज, कौन सा सीरीज, पी फंड सीरीज हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए लाइमन सीरीज क्या होता है, पहला जो हम लोग देख रहे हैं लाइमन सीरीज क्या होता है, लाइमन सीरीज क्या होता है,
ठीक है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन जंप मारता है, जैसे बहुत सारा लाइन इस तरह का होता है, जैसे देखिए यहाँ पे N1 1 है, N1 2 है, N1 3 है, N1 4 है, इस तरह से N4 है 4, इस तरह से N1 है, N2 है, N3। देखिए जब किसी भी ऑर्बिट से, पहला ऑर्बिट के छोड़ के किसी भी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहाँ पे आता है, N1 में आता है, N1 में आता है इस तरह से, तो उस जो सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी अदर ऑर्बिट टू, किस में, एनी अदर ऑर्बिट टू क्या, फर्स्ट ऑर्बिट। यदि किसी भी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उसको लाइमन सीरीज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज में। पाल्मर में क्या बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप मार के क्या हो जाएगा, सेकेंड में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, पाल्मर सीरीज हो जाएगा। पास्चन में क्या हो जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप मार के क्या हो जाएगा, तीसरा में आएगा तो क्या हो जाएगा, पास्चन। अब ब्राइकेट यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप मार के क्या हो जाएगा, चौथा में आएगा तब हम ब्राइकेट बोल देंगे। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप मार के क्या हो जाएगा, पांचवा में आएगा तब पी फन बोल देंगे। यानी इसमें देखा जाए तो N1 क्या हो गया, 1 हो गया, और N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से लेकर 3 4 5 6 7 8 डॉट इनफाइनाइट तक। इसमें N1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब दूसरा का ऑर्बिट में आएगा किसी भी ऑर्बिट से, नहीं तीसरा से, चौथा से, पांचवा से, छठा से, इस तरह से। और इसमें देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, और N2 का वैल्यू 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। फिर ब्रैकेट में देख रहे थे N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, N2 का वैल्यू 5 6 7 8 इस तरह से हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। मतलब क्या समझे कि याद रखने के लाइमन पहले पढ़े लीनियर यानी 1 याद रह जाएगा, तो N1 1 होगा। पाल्मर बी एबीसीडी में बी यानी N1 का वैल्यू कितना, 2 हो जाएगा। तीसरा पास्चन यानी N1 का वैल्यू कितना, 3 हो जाएगा। ब्रैकेट यानी क्या हो जाएगा, N1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। पी फन फन 4 5, N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। अगर ये N1 5 है तो N2 क्या है, 5 के बाद से जो भी होगा सब हो जाएगा। N1 अगर 2 है तो N2 क्या हो जाएगा, 3 से लेकर कुछ भी हो सकता है। इसमें से जो निकलता है रेडिएशन वो क्या होता है आपका, वो लाई करता है किसमें, अल्ट्रा में। इससे जो होता है उससे क्या होता है, विजुअल होता है। ये क्या होता है आपका, इंफ्रा होता है, ये भी इंफ्रा होता है, ये भी इंफ्रा होता है। देख रहे हैं। अब इस तरह से किसी किसी का डिफिनीशन लिखा भी हुआ है, आप समझ भी सकते हैं। किसी किसी का डिफिनीशन आपका जो है लिखा भी है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं सबका। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए, वाल्मर के लिए जैसे लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि बस टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग लिखा नहीं है, आप अपने से लिख लिया। देखिए वाल्मर सीरीज में क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, आउटर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। अगर वही लाइमन का लिखना हो तो क्या बोलेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, हो गया। और इससे जो स्पेक्ट्रम लाइन निकलता है इसमें क्या बोले, विजुअल बोले हैं। किसमें बोले हैं, विजुअल, ये बाल्मर में। वही लाइमन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, अल्ट्रा हो जाएगा। वही पास्चन होगा तो क्या होगा, इंफ्रा हो जाएगा। इस तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसी तरह से आप क्या करना है, सबको याद कर लेना है। और आपको याद पास्चन के लिखना। हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछे गए थे, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point on the axis of current carrying circular coil or determine the magnetic field at the center of coil also। ठीक है, इस तरह से। तो आप लोग इसको लास्ट तक देखिए और एकदम क्लियर कर ले। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, क्योंकि स्टेप बहुत मायने रखता है। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या लिखेंगे कि कंसीडर इस सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड कैरी ए करंट I। वी वांट टू field the magnetic field at the point on the axis of the coil at a distance x from the center of the coil। कितना दूरी पे, x दूरी पे। कितना दूरी पे, x दूरी पे। मतलब क्या है कि एक हम लोग रिंग को कंसीडर कर लिए और इसमें मान लिए कि करंट कितना है, I करंट है। कितना करंट है, I करंट है। इस तरह से हम लोग क्या मान लिए, I करंट मान लिए। और हम अब निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर से x दूरी पे। कितना दूरी पे, x दूरी पे। यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए, और जिस कॉइल का रेडियस कितना है, r है, इसका सेंटर को O बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कारण मतलब समझिए कि बायोट सावर्ट लॉ लगा कर निकालना है। मतलब क्वेश्चन में भी रहा कि अप्लाई बायोट सावर्ट लॉ ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो आपको बायोट सावर्ट लॉ लगा कर भी निकालना है। तो बायोट सावर्ट लॉ का याद कीजिए कि एक कॉइल रहता था और यहां से बोल देता था कि r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, इसमें करंट I है। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंटल करंट मानते थे, कितना आइडियल, और यहाँ पे कितना एंगल ये थीटा। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा रहा है तो छोटा सा अगर करंट है, एलिमेंटल करंट छोटा सा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा। तो क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस तरह से समझ रहे ना, ये होता था फॉर्मूला। यही फॉर्मूला लगाकर हमको निकालना है। मतलब क्या है, म्यू नॉट आइडियल
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है वो है dv इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, ठीक है, साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब आई डी एल क्या है, छोटा सा एलिमेंटल करंट, यानी छोटा सा एलिमेंट से पूरा रिंग है तो उसमें एक छोटा सा एलिमेंटल करंट मानेंगे। आर क्या है, तो जो मानेंगे वहां से उस पॉइंट का दूरी कितना है। थीटा क्या है, तो पोजीशन वेक्टर और आइडियल के बीच का एंगल हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग बायोट सावर्ट लॉ लगाकर इसको हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो रेडियस आर है और ये एक्स है, दूरी यहाँ पे निकालना है, और इसको हम स्मॉल आर मान ले रहे हैं। कितना मान ले, स्मॉल आर। अब देखिए हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे, यानी ए मेरा आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंटल करंट हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, जिसका नाम दे दिए आई डी एल। यहाँ पे कितना करंट मान लिए, आई डी एल, इस तरह से, ठीक है। अब इस एलिमेंटल करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना, और यहाँ का एंगल को हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए, क्या मान लिए, थीटा एंगल मान लिए, ठीक है। अब चलिए इस तरह से हम लोग क्या किए, थीटा एंगल मान लिए, यहाँ के एंगल को क्या बोल दिए, थीटा बोल दिए, ठीक है। अब ये एलिमेंटल करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो अगला हम लोग क्या करेंगे, स्टेप से समझिए, यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंटल करंट आईडीएल, जो आईडीएल माने हैं उसके कारण हम लोग देख रहे हैं। तो डीबी इक्वल टू, डीबी का फॉर्मूला जो होता है बउआ क्या होता है, म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा, थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब चलिए आईडीएल आपको पता है, साइन थीटा क्या होगा, तो ये जो थीटा जो एंगल है, जो वहां पे जो हम लोग एंगल लिए हैं वो थीटा ये वाला एंगल नहीं है, ये एंगल कहाँ का एंगल है, तो ये जो रिंग जो है, रिंग तो करंट आईडीएल और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। तो रिंग जो होता है वो इस तरह से होगा, क्या ऐसे होगा, और हम जो लाइन खींचे हैं ऐसे खींचे हैं, समझ रहे ना, कि लाइन जो हम लोग खींचे हैं तो इस तरह से, और रिंग ऐसे है। अगर हम बोले कि बोर्ड पे कोई भी लाइन होगा तो इसके जो ये दिख रहा है इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी रिंग इस तरह से है, हम इस पे कोई भी लाइन खींचेंगे, देखिए ऐसे, ये लाइन अगर जो ऐसे है, हम बोलेंगे मार्कर पे जो बोला कितना एंगल बन रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, यानी वहां साइन थीटा के जगह पे जो वैल्यू जो होगा वो वैल्यू क्या लिखाएगा आपका, यहाँ जो वैल्यू जो लिखिएगा वो क्या लिखाएगा, 90 डिग्री लिखाएगा, क्या लिखाएगा डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, और साइन थीटा के जगह पर रख देंगे साइन 90 रख देंगे, और बाई 4 पाई यहाँ से क्या कर दीजिएगा, आर के जगह पे क्या रख दीजिएगा बउआ, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। देखिए क्योंकि ये जो आर जो लिए हैं वो यहाँ से यहाँ का दूरी है, तो ये दूरी स्मॉल आर है तो उसके स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी रूट में है, अब उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, डीबी का वैल्यू जो मेरा है वो कैलकुलेट करके कितना आ गया, म्यू नॉट आई डी एल, इस तरह से बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट में है तो स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया, यहाँ से मेरा क्या आ गया, डीबी का वैल्यू आ गया, डीबी आ गया। अब चलिए देखिए फिर डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, इसे समझिएगा डायग्राम को, ठीक है। डायग्राम को मेन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वही मेन है आपके लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग करते क्या है डायग्राम में, इस चीज को क्लियर करिए पहले। देखिए इस एलिमेंटल करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, ये जो लाइन खींचे हैं इसके परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से, ठीक है। यानी ये एलिमेंटल करंट जो छोटा लिए थे उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी आया है, यानी ये जो हम लोग खींचे हैं इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, उसके क्या आएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि वो जो आता है तुम्हारा किसके, आर क्रॉस आईडीएल से, यानी इस पे पोजीशन वेक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पर एक क्या करेंगे, ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लिए, ये वाई एक्सिस हो गया, एक कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। अब देखिए ये एंगल ये कितना था, 90 था, कितना था, 90 था। अब आपसे पूछा जाए कि देखिए ये थीटा है, यानी ये अगर 60 डिग्री होता तो ये वाला एंगल कितना होता होगा, ये एंगल जो होता कितना डिग्री हो जाता, ये 60 अगर होता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता आपका 30 डिग्री, और ये अगर 30 हो जाता, ये अगर 90 है इस पे तो ये कितना हो जाता, 60 हो जाता, क्या हो जाता 60, यानी ये 60 तो ये भी 60, यानी ये 60 तो ये 30 और ये 30 तो ये 60, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये देख रहे हैं हम लोग इस पे भी क्या है, जैसे देखिए ये अगर 30 होगा तो ये कितना होगा 60 होगा, और ये 90 डिग्री तो भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ये 30 ते भी 30, यानी ये थीटा ते भी थीटा, इस तरह से, ठीक है। थीटा ते भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो वेक्टर एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा, जिसका 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर और एक कंपोनेंट इधर, यानी इधर कितना हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा
और इधर कितना हो जाएगा dv साइन थीटा, इस तरह से dv cos थीटा और dv साइन थीटा, समझ रहे ना, dv cos थीटा और dv साइन थीटा, यानी इसका खत्म इफेक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया आपका, dv का x वाला कंपोनेंट हो गया, और ये कंपोनेंट क्या हो गया, dv का कौन सा कंपोनेंट हो गया, y वाला कंपोनेंट हो गया। इतना हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इतना हम लोग करेंगे, उसके बाद का स्टेप अब क्या करेंगे समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझिएगा। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि अगर जस्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी अगर मानते हैं हम लोग आइडियल, और इसके कारण जब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फील्ड निकालते हैं, तो फिर उसी तरह से इस डायरेक्शन में आता, और इसका कंपोनेंट एक इधर टूटता है एक इधर टूटता है, यानी सिमेट्री से जो है वाई में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सिमेट्री से क्या हो जाएगा, नेट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड डीबी वाई में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डीबी वाई में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, अब जो देख रहे हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल करंट जो है वो कितना हो जाएगा, करंट के कारण कितना हो जाएगा, तो डीवी एक्स हो जाएगा इतना। डीवी एक्स का वैल्यू कितना है, डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा, इस तरह से। ठीक है, डीवी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से डीवी का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, डीवी का वैल्यू क्या है ऑलरेडी हमें पता है, यहाँ रख देंगे। लेकिन अब ये साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा। डीवी का वैल्यू तो पता है, लेकिन साइन थीटा हमको निकालना होगा। तो चलिए देखिए, अभी जो हम लोग रिंग बनाए थे इस चीज को देखिए थोड़ा सा, ये जो आपका है कितना है एक्स, इसको क्या माने हैं आर माने हैं, और ये जो एंगल है कितना है थीटा एंगल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले हैं, ये हो गया था स्मॉल आर, ये कितना हो गया था रूट अंडर कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा निकाल लेंगे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो गया अपॉन, ये हो जाएगा आपको हाइपोटेनस, यानी पी बाई एच, यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डीवी हम लोग जान रहे हैं क्या करेंगे, डीवी एक्स इजकल टू, अभी लिखे हैं डीवी साइन थीटा, ना लिखे हैं, तो अब क्या करेंगे, डीवी एक्स इजकल टू, डीवी के जगह पे वैल्यू रख देंगे, डीवी के जगह पे वैल्यू रख देंगे कौन सा, देखिए म्यूनट आईडीएल 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम लोग रख देंगे कहाँ पे, म्यूनट आईडीएल 4 पाई आर स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, और साइन थीटा के जगह रख देंगे आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अब क्या करेंगे, डीवी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, म्यूनट आई, ठीक है, आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर क्या है 1/2 है, मतलब किसी के पावर 1 और किसी के पावर 1/2, और यदि ये सेम रहता है तो ये पावर दोनों जुट जाता है, यानी 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, समझ गए। तो अगर इस तरह से बोला जाता है क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, इसका पावर कितना लिख देंगे 3/2 लिख देंगे, और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में डीएल है। अब देखिए इस डीएल के वैल्यू को हमको हटाना है, डीएल के वैल्यू क्या करना है, हटाना है। तो अब हम लोग कैसे हटाएंगे, डीएल का वैल्यू को हटाना है तो हम लोग हटाएंगे कैसे, इस चीज को समझिएगा आप। ठीक है, तो देखिए डीएल मतलब छोटा सा लिए थे, एलिमेंटल करंट छोटा सा करंट था, अब हम क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, यानी वो डीएल छोटा सा एंगल था पूरा का लेना है हमको, रिंग का जिससे हम लोग लिए थे यहाँ का छोटा सा आइडियल, इन डीएल छोटा सा माने थे, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा रिंग का बाउंड्री हो जाएगा, यानी उसका रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर, यानी हम अब क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो देखो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही इंटीग्रेट की जाए तो इधर क्या हो जाएगा डीवी एक्स इजकल टू म्यूनट आई आर, ये तो कांस्टेंट है, ये भी नीचे का कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये हो गया। और यहाँ डीएल यानी इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, यहाँ क्या हो जाएगा 0 से लेकर लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर तक, यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा बी तक। ठीक है, अब जैसे ही बुआ इंटीग्रेट कीजिएगा तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, म्यूनट आई डी एल एक कॉन्स्टेंट है जैसे वैसे रह जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से पावर में कितना 3/2। लेकिन डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा एल होगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई आर, तो लिमिट पुट कर दीजिएगा, जैसे ही लिमिट पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बुआ 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। जैसे ही करिएगा इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा बुआ 2 पाई से यहाँ 2 मरतबे कट जाएगा, आर आर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से मेरा रिजल्ट आ गया म्यूनट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2। इस तरह से मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस तरह से मेरा रिजल्ट आ गया, यानी क्या हो गया कि मेरा जो रिजल्ट आया वो क्या आया म्यूनट
आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये मेरा जो रिजल्ट जो है इस तरह से मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, आर, अब आर क्या है लिख दीजिएगा, आर फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग, आई फॉर करंट, म्यूनट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर 7, इस तरह से। ठीक है, जो भी है आपका लिख दीजिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, -7 इस तरह जो भी है लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स क्या है लिख दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिख देंगे सबको। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन था कि डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। सेंटर पे भी निकालना था कि हमको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि एट सेंटर पे, अगर एट सेंटर के बाद अगर करते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 0। अब x का वैल्यू इसमें 0 रख दीजिएगा तो सेंटर पे कितना आ जाएगा, म्यूनट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर और यहाँ पे 0 3/2 इस तरह से। ठीक है, अब जैसे ही इसको लिखिएगा तो क्या लिख दीजिएगा बुआ, क्या लिख दीजिएगा, म्यूनट आई, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ 2, इसका पावर 2 से 2 कट गया, यानी आर का क्यू, यहाँ से वो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरा म्यूनट आई और 2r, इस तरह से आ गया मेरा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 बार करके रिपीट कर करके एक बार देख लीजिए और आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है एकदम VBI क्वेश्चन। ठीक है, और एक नोट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ मिलेगा। यदि वो नोट्स चाहिए तो बस आप वेट करें, 10 दिन बाद आपको जो है अपलोड होने वाला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर ले। देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन, क्या करना है आपको, देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। हमको क्या करना है कि किरचॉफ्स लॉ क्या है उसके बताना है, और उसी को अप्लाई करके, अप्लाइंग क्या, दिस लॉ ऑब्टेन द बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन, और इसको लगाकर हमको बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। यानी आप जानते हैं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, इसको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जंक्शन लॉ यानी KCL समझेंगे, क्योंकि पहले बोला था क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये जो क्वेश्चन है 2022 में रिपीट किया है, एक बार और पूछा है और इस साल ज्यादा चांस है। देखिए क्वेश्चन में पहले किरचॉफ्स लॉ लिखना है, तो किरचॉफ्स 2 लॉ है, एक KCL और एक KVL। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, C फॉर करंट, K फॉर किरचॉफ्स, L फॉर लॉ, किरचॉफ्स करंट यानी KCL। अब KCL कहता क्या है बुआ, प्यारे बच्चे एकदम ध्यान से देखिएगा, तो 100% है कि ये वीडियो अभी के अभी याद करवा देंगे आपको। देखिए जंक्शन लॉ इसी का नाम पड़ा है। जंक्शन जानते हैं ना बुआ, जहां से ट्रेन आता और ट्रेन जहां से जाता, समझ ना, यानी वहां पे ट्रेन क्या होता है आपका, बनता नहीं, जंक्शन पे क्या होता है, आता है और जाता है। सेम उसी तरह से हम एक जंक्शन बना दिए, देख रहे हैं, और जंक्शन पे यहाँ पे अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं। इस तरह से हम लोग क्या अलग अलग रास्ते मिला दिए, देख लीजिए, गौर कीजिएगा। अब देखिए ये रास्ते 1 है, रास्ते 2 है और रास्ते 3, यानी इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3, इसी को हम जंक्शन बोले, क्या बोले, जंक्शन बोले। ठीक है, अब देखिए इसमें जो करंट आएगा बुआ, करंट जो इसमें आएगा इसका नाम I1 दे दिए, और इसमें जो करंट आएगा बुआ इसका नाम हम I2 दे दिए, और इससे जो निकल रहा है इसको I3 दे दिए। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ है तो स्टेटमेंट दिया बुआ। देखिए लिखने का तरीका सीखिए, किरचॉफ्स लॉ बोला, यानी सबसे पहले लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट, यानी किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे कह क्या रहा है, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ जो है क्या कहता है, एट ए जंक्शन, यानी इस जंक्शन पे, ठीक है, टोटल इनकमिंग करंट, यानी जो टोटल इनकमिंग करंट जो होगा मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। देखिए इतना आसान लैंग्वेज आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कह रहा है क्या कि किसी जंक्शन पे जो टोटल इनकमिंग करंट होगा, आने वाला जो उसका सम जो होगा वो जाने वाला के बराबर होगा। यानी आप इसको डायग्राम के एग्जांपल तौर में लिख के और नीचे लिख सकते हैं क्या, इनकमिंग करंट जो है वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाएगा। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद ये जो KCL किस पे काम करता है, देखिए करंट किसके कारण फ्लो करता है, चार्ज के कारण। ये होता है, ये किस पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, यानी किस पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। लिख दीजिए क्या आपका, इट इज बेस्ड ऑन क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस तरह से। ठीक है, तो आप KCL समझ गए। ठीक है, तो एग्जांपल अगर मन है तो लिखिएगा, नहीं मन है तो नहीं लिखिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखिएगा इसको लिखने के बाद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं क्या, देखिए इसको एग्जांपल को अगर यहाँ लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे I1 I2 करंट क्या हो रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है, या I3 क्या है, निकल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 जो है I3 के बराबर हुआ। क्या क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको समझिएगा, यानी KVL, यानी क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, वो समझ रहे हैं, एंड आल्सो क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, इस तरह से। ठीक है,
इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ऐसे लिखा थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इन द कंप्लीट ए क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या अक्रॉस ईच एलिमेंट इन ए क्लोज लूप क्या हो जाएगा विल बी इक्वल टू 0, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे केवीएल, यानी क्या बोलेंगे समेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ मतलब जानते हैं ना बुआ पोटेंशियल डिफरेंस, अब प्लस आईआर जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ये होता है, समझ गए। इस तरह से यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखिए, लिख लीजिए क्या द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप विल बी इक्वल टू 0। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, यानी ब्रिज। सबसे पहले आपको अगर लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सिंपल लैंग्वेज क्या लिखिएगा कि वी टेक मतलब हम लोग लेंगे कितना रेसिस्टेंस 5 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 R4 एंड RG, इस तरह से। तो इसको हम मान लिए बुआ R1, क्या मान लिए R1, इसको हम क्या मान लेते हैं R2, इस रेसिस्टेंस को मान लिए R3 और इस रेसिस्टेंस को मान लिए R4, ठीक है। अब चलिए देखिए, और इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए RG मान लिए। अब देखिए और यहां से हम लोग एक बैटरी जोड़ दी और यहां से निकल गया मेरा करंट, क्लियर। अब जैसे ही करंट यहां से जाएगा इस तरह से, यानी क्या किया देखिए, मानते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा, R1 ऊपर R2 नीचे, R3 ऊपर R4 नीचे, याद रह जाएगा इस तरह से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको बनाना है, ठीक है। यहां से करंट आ रहा है, सपोज कीजिए कि कुछ करंट जो है, सपोज करिए करंट इसमें चला गया, रेसिस्टेंस R1 है तो इसमें मानिए करंट कितना I1, ये रेसिस्टेंस R2 है तो करंट कितना मानिए I2। अब देखिए इधर से मेरा करंट I1 आ रहा था, अब जैसे ही जंक्शन पे आया था कुछ करंट इधर भाग जाएगा और इसका नाम हम दे दिए IG, क्या नाम दे दिए IG। अब बताइए कि इधर IG चला जाएगा तो बचा हुआ करंट किधर जाएगा बुआ R3 में, यानी कितना गया, इधर से जा रहा था I1, क्या लगा दिए KCL लगा रहे हैं, KCL लगाते क्या हुआ, यहाँ अगर मान लीजिए 5 एम्पियर आ रहा है, इधर 3 चल गया तो इधर कितना आएगा 2, तो वही बोल रहे हैं हम आपको कि इधर से अगर I1 आ रहा है तो इधर IG चला गया तो इधर कितना हो जाएगा I1 माइनस IG, ठीक है। अब देखिए इधर से आ रहा है IG, इधर से आ रहा है I2, तो इधर से निकलेगा क्या आपका I2 अब प्लस IG, इस तरह से, समझ गए। यानी हमको इस रेसिस्टेंस में करंट कितना है I1, इसमें कितना है I2, इसमें कितना है IG, इसमें कितना है I1 माइनस IG और इसमें क्या है I2 प्लस IG, इस तरह से करंट मेरा आ गया। अब सबका नामाकरण करेंगे, क्या करेंगे हम लोग नामाकरण करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नामाकरण कर देते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C और इसका नाम दे देते हैं D। बस आपको एक ही बात बोल दी कि अगर वीडियो लास्ट तक देखते हैं और मेरे चैनल पे बने रहें, ये फिक्स है कि आपका बोर्ड 2026 में आप एकदम हूबहू लिख कर आइएगा और एकदम फुल में फुल मार्क्स में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे क्या क्या होने वाला है। इस पे PYQ का डिस्कशन भी होने वाला है, 2004 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे बस कुछ दिन बाद से, ठीक है। चलिए तो इसको हम आगे प्रूफ करते हैं। हमको प्रूफ करना क्या है कि R1 अपॉन जो R2 जो होगा बुआ R3 अपॉन R4 के बराबर होगा, यही प्रूफ करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंस कनेक्टेड विथ ए गैल्वेनोमीटर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, पुल के फॉर्म में। इट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन। इसको प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, अननोन रेसिस्टेंस को निकालने के लिए। जिस रेसिस्टेंस के बारे में नहीं पता है उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक एक करके ड्राइव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमको किसके अप्लाई करके लगाना है, केवीएल को। लिखा था क्वेश्चन में कि अप्लाई केवीएल, तो अप्लाई क्या कर देंगे केवीएल इन लूप। कौन सा ले लेंगे बुआ, ए बी और डी और ए से गए बी से गए डी और डी से कहाँ गए ए, इस तरह से हो गया। इस तरह से हम लोग लगा दिए, यानी हम इसमें केवीएल लगा दिए इस तरह से, समझ गए। अब केवीएल लगाएंगे, ये क्या बोलता है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0। यानी क्या एलिमेंट है, ए से बी में जाएगा तो एक यहाँ, बी से डी में कितना एक यहाँ और डी से ए में कितना एक यहाँ, टोटल कितना है 3 है, कितना है 3। तो इसमें क्या लिखिएगा बताइए, क्या लिखिएगा I1 R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या V इक्वल टू IR पढ़े थे ना ओम्स लॉ में, तो इसमें कितना है वोल्टेज I1, रेसिस्टेंस कितना है R1 और जा किधर रहे हैं, करंट के दिशा में जा रहे हैं, तो क्या लेंगे हम लोग प्लस, क्योंकि हायर से लोअर में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बी से जा रहे हैं डी, बी से जैसे ही डी जाएंगे तो क्या ले लेंगे बुआ IG और क्या ले लेंगे RG, इस तरह से। अब जैसे ही हम लोग कहाँ गए, डी से ए गए, डी से ए तो करंट के उल्टा, करंट ऐसे आ रहा है जा रहा है डी से ए, तो क्या लेंगे यहाँ पे साइन माइनस लेंगे। यही प्लस माइनस ध्यान देने की जरूरत है। क्या हो जाएगा I2 और क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू 0। अब लिख दीजिएगा वी नो डैट,
यहाँ पे क्या होता है बउआ, वी नो डैट क्या हो जाएगा यहाँ पे Vb जो वोल्टेज B पे होगा और D पे होगा दोनों बराबर होगा, इसलिए Ig का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी इसमें करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो जहां जहां Ig है वहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा I1 R1 इधर माइनस I2 R2 इस तरह से इक्वल टू 0, और यहाँ से हम क्या करेंगे I1 R1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा I2 R2। इस तरह से आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, इस तरह से इक्वेशन नंबर मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो आप देख लिए कि इक्वेशन हम लोग 1 निकाल लिए। अब चलिए इसमें हम लोग केवीएल लगाते हैं, इसमें केवीएल लगाते हैं। ठीक है, कि इसमें अगर हम लोग केवीएल लगाते हैं, इसमें लूप कौन में, बी सी डी बी में। ठीक है, तो फिर वही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अप्लाई अप्लाई के वी एल इन लूप कौन सा, लूप नाम दे दीजिए, क्या लिख दीजिएगा बी सी डी और बी इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कितना करंट है I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है R3, और जाके दस रहे हैं B से C में जा रहे हैं तो प्लस में लेंगे, यानी क्या हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू क्या हो जाएगा R3 इस तरह से, और C से D में जा रहे हैं तो क्या लेंगे हम लोग, करंट जा रहा है D से C, हम जा रहे हैं C से D, तो माइनस में लेंगे, साइन क्या ले लेंगे माइनस में, क्या लिख देंगे बुआ I2 अब प्लस क्या लिख देंगे IG इंटू क्या लिख देंगे R4 इस तरह से। और इसमें जब जाएंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग, ये जा रहे हैं किधर से D से, देखिए D से B जा रहा है, D से B, और करंट आ रहा है B से D, तो उल्टा जा रहे हैं तो माइनस ले लेंगे, क्या लेंगे माइनस, यानी करंट के उल्टा जाएंगे तो माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा IG RG इस तरह से। ठीक है, इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा 0। फिर वही कहानी लिख देंगे कि वी नो डैट, यहाँ पे स्पेस कम है, आप लिख दीजिएगा वी नो डैट VB इक्वल टू VD IG इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे IG का वैल्यू क्या रख देंगे, सब में 0 रख देंगे, और जैसे ही बुआ IG का वैल्यू 0 रखिएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा I1, ये 0 तक क्या आ जाएगा R3। ठीक है, माइनस यहाँ IG 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा I2 बच जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा I4, यानी I2 R4, यहाँ 0 इक्वल टू 0 इस तरह से, यानी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा I1 R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा I2 R4 इस तरह से। देख लिए कि एक इक्वेशन यहाँ आ गया, यानी इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं, यानी इक्वेशन क्या आया I1 I2 इक्वल टू I1 R1, जो क्या है इक्वेशन, पहला इक्वेशन है I1 R1 इक्वल टू क्या था आपका यहाँ पे I2 R2 इस तरह से। इक्वेशन कौन था मेरा, इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, और इक्वेशन नंबर जो देख रहे हैं आप कौन सा, इक्वेशन 2 देख रहे हो, क्या आया मेरा, देखिए इस तरह से I1 R3 इक्वल टू I2 R4, यानी क्या आया मेरा यहाँ इक्वेशन 2 आया I1 R3, ये जो मेरा है I2 R4 इस तरह से इक्वेशन मेरा कौन सा आया 2 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 अब बाई इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 1 अब बाई क्या कर देंगे इक्वेशन 2 इस तरह से। तो क्या हो जाएगा आपका I1 R1 लेफ्ट साइड और राइट साइड, इधर क्या आ जाएगा I1 R3, उधर क्या आ जाएगा I2 R2 डिवाइडेड बाई I2 R4 इस तरह से। देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, कट गया, ये भी कट गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लिख दिए R1 अपॉन R3, और इधर क्या हो जाएगा R2 अपॉन R4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए R1 R2 जो हो जाएगा, इधर ले आ इसको, इधर ले क्या हो जाएगा R3 बाई R4। यही प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर हो गया या किसी तरह के डाउट है, चाहे बोर्ड में किसी तरह की परेशानी है, कोई भी सब्जेक्ट में, भले केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ कुछ भी, तो आप जरूर एक बार कमेंट करें। सुमित, जो पिछले साल जो 2025 में पूछे गए थे कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और कूलम्स लॉ का प्रूफ, लेकिन इस बार जो है बुआ ये पूछेंगे स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस लॉ को प्रूफ करना है, यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप मेरे चैनल पे आए हैं तो जरूर इसको देख कर जाएं, क्योंकि इसको देखने के बाद 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, और लैंग्वेज इतना आसान रहेगा कि आपको ये अगर नहीं याद हुआ, ये डेरिवेशन अगर पूरा देखते अगर नहीं याद हुआ, तो आप जरूर जो मन होगा वो कमेंट में लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या एकदम मेरे पे विश्वास करके बस 10 मिनट आप रहिए, 10 मिनट में आपको क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन क्या है कि स्टेट मतलब स्टेटमेंट क्या था गॉस थ्योरम का, और प्रूफ कीजिए गॉस थ्योरम को, प्रूफ कीजिए। ठीक है, यानी गॉस थ्योरम जो बोला था उसको और उसको प्रूफ करना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन इसका देख रहे हैं। पहले तो हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि गॉस लॉ स्टेट दैट, या गॉस थ्योरम भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी गॉस थ्योरम स्टेट दैट, यानी गॉस थ्योरम कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, यदि कोई क्लॉज सरफेस में कोई चार्ज को रख देते हैं उससे फ्लक्स निकलेगा। समझिए ना कि बॉल को एक डब्बा में बंद कर दिए तो उससे लाइट निकलेगा ना, उसी तरह से कहीं चार्ज है तो उससे फील्ड निकलेगा, और फील्ड निकलेगा मतलब फ्लक्स निकलेगा। तो बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लॉज सरफेस, कोई क्लॉज सरफेस से जो पास होगा, इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, या आप ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्या चार्ज इनक्लोज। यानी यह बोला कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्लॉज सरफेस है, बोलेंगे इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है बताइए, तो जो फ्लक्स पास होगा इससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं बाबू, तो फ्लक्स को क्या लिखेंगे चार्ज इनक्लोज, यानी चार्ज उसमें कितना बंद है, चार्ज इनक्लोज अपॉन क्या लिख देंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट, यानी यही बोल रहे हैं परमिटिविटी, यानी बोले टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। ये क्या बोला गॉस थ्योरम बोले, क्या बोले, अगर इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं हम लोग ई डॉट डी ए लिखते हैं, ई डॉट डी ए लिखते हैं, ई डॉट डी ए इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये फॉर्मूला हो गया, दोनों के टर्म में आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम चलते हैं इसको प्रूव करते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया कैसे, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए एकदम आसान लैंग्वेज में लेकर आए भाई मेरे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर चेक कीजिएगा कि प्लेलिस्ट 100% गारंटेड वाला एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव लिखा हुआ जिसमें टोटल 86 क्वेश्चन गेस किए हैं वहां मिलेंगे। आपको इस चैनल पे सब कुछ मिल रहा है, हिंदी इंग्लिश सब मिला है, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, एक छोटा सा चैनल और यहाँ पे आपको 99 नंबर यानी बिहार का टॉपर यहीं से था। तो चलिए देखिए क्या है, वी टेक ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, बहुत आसान लैंग्वेज है कि हम लोग ले लेंगे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज एट कहाँ पे सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब सबसे पहले तो आप एक स्फीयर बना दीजिए, हम लोग क्या किए एक स्फीयर बना दिए, क्लियर, स्फीयर बना दिए। अब उस स्फीयर के सेंटर पे हम लोग क्या लिए एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, कितना Q ले लिए, ठीक है। जिस स्फीयर का रेडियस कितना है बाबू R है, जिस रेडियस इसका कितना है R है, तो ये बोले कि वी टेक ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज एट सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, पहले ही कहे कि आपको याद करवा देंगे। उसके बाद देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, हमको इतना अपॉन इतना लाना है, तो लेफ्ट साइड वाला पहले हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे और राइट साइड वाला क्या आ जाएगा अपने आप आ जाएगा, यानी ई का वैल्यू रख देंगे और एरिया रख देंगे, दोनों को गुणा करके जो आएगा यही आ जाएगा। तो सबसे पहले मेन मेरा काम क्या है कि इस चार्ज के कारण इसके बाउंड्री पे कहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो चलिए इस चार्ज के कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस पे हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, जहां पे निकालना होता है वहां कौन सा चार्ज रखते हैं प्लस, और इस पे जब डायरेक्शन देखिएगा इस चार्ज के कारण फील्ड का तो उधर ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं E इक्वल टू होता है F/Q, जिधर फोर्स लगेगा चार्ज पे उधर क्या होगा फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज कैसा है पॉजिटिव है, तो समझ गए, तो इस पे फील्ड का डायरेक्शन इधर ही हो गया। हम लोग एक चीज और जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है वो जो भी सरफेस दिया रहेगा उसके परपेंडिकुलर, तो स्फीयर पे यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं और ये छोटा सा लिए इसलिए छोटा सा एरिया DA मान लिए, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है और इस पॉइंट को P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं P। तो क्या लिखे है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन द सरफेस, क्या होगा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन क्या होता है R²। इसी को अगर लिखना चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², ठीक है। इस तरह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब पूरा के कारण हम लोग क्या निकालेंगे फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का,
तो ई डॉट डी ए, अभी ना देखे ई डॉट डी ए, यही ना पढ़े हम लोग, ई डॉट डी ए, यहाँ से हम लोग लिखे। अब क्या करेंगे बताइए, जैसे आप क्या कीजिएगा, ई के जगह पे क्या करेंगे, देखिए ई डॉट डी ए को अगर पूरा लिखिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, वो ई डी ए कॉस थीटा, यही ना होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ई तो कांस्टेंट है, ई अगर बाउंड्री पे कहीं भी देखा जाए, यहाँ देखे कहीं भी, तो ई क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बच गया आपका, डी ए बच गया, और क्या हो गया, कॉस थीटा के जगह पे क्या रख दिया, कॉस जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का दोनों का दिशा सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा, कॉस जीरो, इस तरह से। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, जीरो से लेकर ये जो लिए हैं क्या माने हैं, स्फीयर माने हैं, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई आर स्क्वायर तक। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, यानी क्या समझे, फ्लक्स मेरा आ गया कितना, ई डी ए, इस तरह से डी ए कॉस जीरो, यही ना आया, और जीरो से लेकर कितना 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ई के जगह पे ई छोड़ दिए, ई के जगह पे ई छोड़ दिए, डी ए का इंटीग्रेशन कितना होगा बुआ, ए होगा, और कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, और डी ए का इंटीग्रेशन ए, और लिमिट कहाँ से होगा, 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर तक। अब क्या करेंगे, देखिए ई और एरिया के जगह पे क्या रख देंगे, 4 पाई, जिससे लिमिट पुट करेंगे ना अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और जीरो, अब लोअर लिमिट पुट किया तो क्या लिखिएगा, माइनस ऑफ जीरो, इस तरह से, यानी क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और ई का जो वैल्यू आया है, आप देखिए ई का वैल्यू क्या आया है, यहाँ ई का वैल्यू जो निकल के क्या आया था मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इस तरह से, इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा खत्म, यानी क्या बच गया, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से मेरा आ गया। यानी क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज जो क्यू था वो कहाँ था, इसके अंदर में बंद, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको प्रूव कर दिए। अब आप लोग को, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं डेरिवेशन जो है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि बहुत साल से पूछे नहीं है, और इस बार जो चांस है ज्यादा पूछने का, तो आप लोग इसको देखिए कि डेरिवेशन है क्या, और आखिरी तक देखते हैं तो फिक्स है कि आपका क्लियर हो जाएगा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड फाइंड द पॉइंट वेयर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, यानी क्या है, हमको एक रिंग पे चार्ज दिया हुआ है और उसका रेडियस यानी एक्सिस पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी हमको ड्राइव करना है, क्या फॉर्मूला कौन सा था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यानी इसी को ड्राइव करना है। तो चलिए हम लोग ड्राइव करते हैं अपने अंदाज में, आप लोग चैनल पे बने रहें। चलिए देखिए, वी टेक, एकदम आसान लैंग्वेज में लिखे हैं आपको, इसलिए अपने हैंड रिटन में लिखे हैं, वी टेक ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज क्यू जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी क्यू चार्ज जो है इस रिंग को बना दिए। देखिए रिंग बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा, क्योंकि रिंग ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देने वाला बात है, बस रिंग को थोड़ा सा हम खड़ा होकर के बनाएंगे और उस तरह से बना देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब पे चार्ज बांट दिए। हमको इस एक्सिस पे, यहाँ से एक्स दूरी पे हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए अब एक पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक पढ़े हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो सबसे पहले एक छोटा सा क्या करेंगे, चार्ज मान लेंगे, कितना डी क्यू, कितना मान लिए डी क्यू, मतलब आप एक स्टेप नीचे लिख सकते हैं कि वी टेक, लिख सकते हैं वी टेक क्या, चार्ज डी क्यू, कितना चार्ज ले लिए, डी क्यू चार्ज ले लिए, डी क्यू छोटा सा हम लोग चार्ज ले लिए, इस तरह से अपना अंदाज में लिखिएगा। फील्ड क्या क्या, फील्ड देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चार्ज के कारण, ड्यू टू चार्ज डी क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे चार्ज डी क्यू के कारण, कहां पे, एट पॉइंट मान लीजिए उसको पी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं पी, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने के लिए बुआ इस चार्ज के कारण हमको कौन सा दूरी चाहिए, हमको ए वाला दूरी चाहिए, कौन सा दूरी चाहिए, ए वाला दूरी चाहिए। ये दूरी कितना हो जाएगा, तो ये आर है और एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए स्मॉल आर, ये कितना हो जाएगा आपका
कैपिटल आर के स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा, यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इन्हें लिखते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इन्हें लिखते हैं। लेकिन यहाँ चार्ज कितना दिया हुआ है, डी क्यू, कितना चार्ज दिया हुआ है, डी क्यू, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे डी क्यू, क्या लगा देंगे, डी क्यू। और चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी, क्या लिख देंगे, डी। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब आपको मन है तो चलिए वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, के क्यू के जगह पे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, छोटका आर का, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे स्क्वायर की जगह तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले किसके कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण निकालिए। अब चलिए, अब कहानी में अब दम आएगा, ठीक है। अब क्या होगा से देखिए, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा निकालेंगे, जहां निकालना होता है कौन सा चार्ज रखते हैं, प्लस, यानी ये प्लस है ये भी प्लस, तो इसको क्या देगा, धक्का, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा तो फील्ड का दिशा भी क्या होगा, इधर ही होगा। और इसका वैल्यू को क्या बोले हुए, डी, क्या बोले हैं, डी, क्योंकि ये चार्ज छोटा है तो इसके कारण डी हुआ। अब क्या करेंगे, इसको हम देख रहे हैं एक कंपोनेंट मेरा इधर है और एक कंपोनेंट मेरा इधर है, दो कंपोनेंट में ये टूटेगा। तो सबसे पहले सपोज क्या कर लेंगे कि ये हम लोग मान लिए, क्या मान लिए बुआ, तो हम लोग मान लिए क्या, थीटा मान लिए। देखिए ये हम लोग एंगल कितना मान लिए, थीटा मान लिए। इस तरह से ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा बुआ, थीटा ही होगा, ठीक है। अब इसको जब इधर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, डी ई कॉस थीटा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिसके साथ एंगल बनता है उसमें कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं दिया है, कोण नहीं दिया है, उसमें क्या होता है, साइन। यानी ये मेरा आ गया इस तरह से, यानी ये हो गया आपका, ये एक्स में आ गया, ये किधर आ गया, एक्स में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया, डी एक्स हो गया, और ये किस में आ गया, डी वाई आ गया, यानी वाई एक्सिस की तरह आ गया, ये एक्स एक्स, यानी इसका इफेक्ट खत्म, ठीक है। यानी पहले हम इसके कारण निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिएगा, सबसे पहले एक रिंग लिए, उसका छोटा सा चार्ज लिए, और छोटा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हुआ, इस तरह से निकाल लिए। उसके बाद इसके कारण हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें और उसका दिशा देखें, उसके बाद आप कंपोनेंट तोड़ दिए, जैसे थीटा माने अपना से, तो ये अपोजिट एंगल से थीटा हो गया, इसका इधर तोड़ेंगे तो कॉस, इधर तोड़ेंगे तो साइन। चलिए देखिए, अगर नीचे से भी हम यहाँ से लेते अगर बुआ, तो फिर उसी तरह से यहाँ पे होता है ऐसे कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट, यानी फिर इधर से लेते तो उसी तरह से होता है, यानी सिमेट्री से वाई वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, ये भी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम सिमेट्री, क्या लिखेंगे, फ्रॉम सिमेट्री से। देखिए सिमेट्री से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वाई में, वो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बुआ कितना होगा, कहाँ पे, इंटेंसिटी एट पॉइंट कहाँ पे, पी पे, कि कितना होगा बताइए। तो पी पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करेंगे हम, फिर उसी तरह से क्या लिख देंगे, डी ई एक्स लिखेंगे, और डी ई एक्स का वैल्यू क्या था, डी ई कॉस थीटा या साइन थीटा, देख लीजिए आप, साइन थीटा और डी कॉस थीटा। तो वाई वाला तो खत्म हो गया, बच किधर गया, सिर्फ एक्स वाला। तो हम लोग क्या किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एक्स में होगा। अब चलिए हम क्या करेंगे, उस ट्रायंगल में जो देख रहे हैं बुआ, इस ट्रायंगल में जो देख रहे हैं, ये मेरा क्या था, ये आर था और ये एक्स था, और ये कितना था, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो हम बोलेंगे कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, देखिए डी ई एक्स के जगह पे डी एक्स छोड़े, यहाँ पे डी का वैल्यू भी जस्ट निकाले थे, डी का वैल्यू देखिए यही ना आया था मेरा, डी का वैल्यू आप लोग कॉपी पे लिखिएगा सही हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ डी का वैल्यू रख देंगे, तो डी का वैल्यू क्या रख देंगे, के डी क्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, रूट अंडर नहीं, रूट तो हट गया था ना, एक्स स्क्वायर, इस तरह से इनटू यहाँ क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। चलिए तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको इधर लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको उठा कर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, डी ई एक्स जो होगा बुआ क्या हो जाएगा आपका, इधर देख रहे हैं इसका पावर कितना है, 1/2 है, इसका पावर कितना है 1, यानी आप जानते हैं कि किसी के पावर 1 और किसी के पावर 1/2 है, ये दोनों सेम है, तो ये पावर जुट जाता है, पावर जैसे जुटेगा तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, समझ गए, तो 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए डी एक्स इस तरह से, तब क्या करेंगे हम लोग, जैसे उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू, इस तरह से, और नीचे में क्या आ जाएगा बताइए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना लिख दीजिएगा, 3/2, इस तरह से, और इनटू में क्या है आपका एक्स है, इनटू में क्या है एक्स है। देखिए एक्स तो दिया ही हुआ था, तो एक्स को क्या करेंगे हम लोग, निकाल देंगे बाहर, ये कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल देंगे, ये भी नीचे वाला टर्म जो भी है वो कांस्टेंट है, इसको भी क्या करेंगे हम बाहर निकाल देंगे। अंदर क्या बच गया, देखिए यहाँ क्या बच गया, क्यू बच गया, क्या बच गया,
डी क्यू, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी और उधर भी इंटीग्रेट कर देंगे। इधर डी क्यू और इधर डी है। यहाँ चार्ज कितना, जीरो से लेकर कहाँ तक, क्यू तक। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से लेकर कहाँ तक, ई तक। तो डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। के क्यू, यहाँ देखिए के एक्स हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, रूट अंडर नहीं सीधे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप पावर में कितना हो जाएगा 3/2। और यहाँ देखिए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू हो गया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया। जैसे ही इसको गुना करिएगा बुआ, जैसे ही आप गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो क्या लिख सकते हैं, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ऐसे ही गुना किए तो क्या आ गया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, इस तरह से मेरा आ गया, आराम से हम लोग क्या किए, निकाल लिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व कर लिए हम लोग, और हमको निकालना था, हम लोग क्या किए, निकाल लिए। तो मैक्सिमम वाला नहीं पूछेगा, बस यही ड्राइव करने के लिए आपसे पूछेगा, इतना आप लोग क्या कीजिएगा, ड्राइव कर दीजिएगा। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो डिफरेंशिएट करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या किए, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले एक रिंग लिए और यहाँ पे क्या किए, सब जगह चार्ज रख दिए, और इसके कारण छोटा सा चार्ज लेके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, इसको दो कंपोनेंट इधर और एक इधर तोड़ दिए। जैसे तोड़ इधर तो डी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, डी साइन। ठीक है, और डी का वैल्यू निकालिए, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि डी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सिमेट्री से वाई वाला भी क्या हो गया था, खत्म हो जाएगा, बच किधर गया, एक्स में। तो एक्स वाला हम लोग लिख दिए क्या आपका, देखिए आपका एक्स वाला लिख दिए इतना, और एक्स वाला में डी चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा निकाल दिया और यहाँ रख दिए, और डी का वैल्यू पहले निकाले तो रख दिए, गुना कर दिए। यहाँ डी क्यू वेरिएबल है और डी वेरिएबल है, तो उसको क्या कर दिए हम लोग, इंटीग्रेट कर दिए। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया, डी का इंटीग्रेशन ई हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको मजा आया कि नहीं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड है 100% गारंटेड वाला, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।